हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परीक्षा अध्ययन क्लास 10th हिंदी आदर्श प्रश्न पत्र सेट 2 यानी कि मॉडल पेपर क्वेश्चन सेट नंबर 2 के 2 नंबर वाले क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो 2 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 6। इसमें बोला गया है गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक्चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो कृष्ण भगवान की जो गोपियां थी उन्होंने अपने वाक चातुर्य से यानी कि वाक यानी देखिए बोलने की या वाणी की, चातुर्य यानी कि चतुराई से, ठीक है। तो गोपियों ने अपने वाणी की चतुराई के आधार पर उसके दम पर जो ज्ञानी उद्धव थे, उद्धव कौन थे आपको पता होना चाहिए, जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके जो परम मित्र हैं और उनके जो सलाहकार हैं वो हैं उद्धव, जो कि अपने आप को परम ज्ञानी मानते हैं। तो गोपियों ने अपने वाणी की चतुराई के आधार पर उस ज्ञानी उद्धव को हरा दिया था, परास्त कर दिया था। तो उनके यानी कि गोपियों के इस वाक चातुर्य जो वाणी की चतुराई की विशेषता क्या है, खास बातें क्या है, वो यहाँ पे लिखना है। तो चलिए समझते हैं इसके आंसर को। तो गोपियों के वाक चातुर्य यानी कि वाणी की चतुराई की विशेषताएं इस प्रकार से है। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है साहसी, यानी कि उनमें बहुत साहस था, हिम्मत थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि गोपियों ने पूरी तरह से निडर होकर यानी कि बिना डरे सब चीज़ें उस ज्ञानी उद्धव से कह डाली। उन्होंने यानी कि गोपियों ने उद्धव को कोसने से, कोसने मतलब बुरा भला कहने से बिल्कुल भी अपने आप को परहेज नहीं करती, यानी कि रोकती नहीं है। जो भी उन्हें बुरा भला यानी कि कोसना था वो उन्हें कोस डालती है। और जो संदेश उद्धव जी लेके आए थे योग साधना का, यानी कि भगवान जी की पूजा पाठ करिए, तो वह उनके इस योग साधना के संदेश को कड़वी कहती है, यानी कि बहुत ही बेकार की चीज़ है, एकदम कड़वी ककड़ी के जैसे, जिसको खाया नहीं जा सकता। ऐसे ही उस भगवान की पूजा नहीं की जा सकती बिना कृष्ण भगवान के। और जो ये योग साधना है, पूजा पाठ करना है भगवान की, वो एक बीमारी बताती है, क्योंकि उनके लिए जो पूजा पाठ है वो श्री कृष्ण जी की पूजा पाठ ही करना होता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही साहसी वाली बात है गोपियों के लिए, क्योंकि इस साहस के जरिए ही वो उस ज्ञानी उद्धव को कोसने का प्रयास करती है और कोस डालती है। वहीं अगर हम बात करते हैं सेकेंड विशेषता की, वो है व्यंग्यात्मकता। तो व्यंग्यात्मकता का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु या किसी चीज़ को या उस चीज़ या उस इंसान के बारे में बुराई करना या उसको अपमानित करना। तो अपमानित या उसकी बुराई इस तरीके से की जाती है कि बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है, या हंसी उड़ाना भी बोल सकते हैं आप। तो ये है सेकेंड विशेषता गोपियों की। और ऐसा इसलिए क्योंकि गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से, यानी बहुत ही शानदार तरीके से वो उद्धव का व्यंग उड़ाती है, यानी कि उसकी मजाक उड़ाती है, उसका अपमान करती है। वे उद्धव को बड़भागी यानी कि बहुत ही भाग्यशाली कहती है। और वो इसलिए क्योंकि वह श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से, उनके प्यार से अछूते रहे हैं, यानी कि उनके प्यार को समझ नहीं पाए हैं। यह कहकर, ऐसा कहकर जो गोपियाँ हैं वो उद्धव का बहुत ज़्यादा उपहास करती है, यानी कि उनकी हंसी उड़ाने की कोशिश करती है। वहीं पे थर्ड विशेषता की बात करते हैं, वो है स्पष्टता। यानी उनको जो भी कहना था गोपियों को बहुत ही क्लियर और स्पष्ट कहती है। वे स्पष्ट शब्दों में उद्धव को ये बताती है कि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन है, यानी कि कृष्ण जी के प्यार में पूरी तरीके से डूबी हुई है। और उसके लिए ये जो योग संदेश लेके आए हैं, यानी कि जो भगवान के लिए पूजा पाठ का जो संदेश लेकर के आए हैं, उन पर यानी कि गोपियों पर इस चीज़ का कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है। वो कृष्ण के प्रेम में ही डूबी हुई है और उसी में डूबी रहेगी। तो उनके लिए ये जो योग साधना है, ये सब बेकार की चीज़ें, कड़वी ककड़ी और बीमारी जैसी चीज़ें हैं, वो इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाली है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी विशेषताएं हैं वाक चातुर्य की। तो पहली थी साहसी, दूसरी व्यंग्यात्मकता और तीसरा है स्पष्टता। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 6 के अथवा में क्वेश्चन और एक है। इसमें बोला गया है संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। पहले समझते हैं संगतकार क्या होता है। देखिए जो मेन सिंगर होते हैं, जो संगीतकार होते हैं, तो आपने देखे होंगे जब भी वो किसी स्टेज पे परफॉर्म करते हैं या गाना गाते हैं, तो उनके साथ और भी छोटे छोटे सिंगर्स होते हैं जो कि उनको गाने में सपोर्ट करते हैं। तो उन्हीं छोटे छोटे सिंगर्स को हम बोलते हैं संगतकार, जो कि संगीतकार की, सिंगर की हेल्प करने के लिए आए हुए रहते हैं। तो ये जो संगतकार है वो किन रूपों में जो मुख्य गायक या गायिकाएं यानी कि जो मेन सिंगर है उनकी मदद कैसे करते हैं या किन रूपों में करते हैं। तो चलिए समझते हैं इसके आंसर को। तो उत्तर में बोला गया है
जो संगीतकार होते हैं वो मुख्य गायक या गायिकाओं की कई रूपों में मदद करते हैं। देखिए गायक जो है वो मेल सिंगर के लिए है, अगर सिंगर लड़का है तो गायक, लड़की है तो गायिका बोलते हैं। तो जो संगीतकार है वो मेन गायक या गायिकाओं की कई रूपों में मदद करते हैं। यहाँ पे 5 तरीके बताए गए हैं, चलिए वन बाय वन इनको देखते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि जो मुख्य गायक या गायिका की जो आवाज़ में संगीतकार अपनी ध्वनि यानी कि अपनी आवाज़ मिला करके उनकी आवाज़ को यानी कि जो मेन संगीतकार है उनकी आवाज़ को सबल बना देते हैं, यानी कि बहुत मजबूत और लाउड, बहुत तेज आवाज़ बना देते हैं। जब वो मिलकर गाते हैं तो उनकी मिलकर के जो आवाज़ निकलती है वो बहुत ही लाउड और क्लियर, एकदम अच्छी लय वाली आवाज़ हमको सुनने में मिलती है। तो पहला तरीका यही है कि जो मेन सिंगर होता है वो उन्हीं के साथ अपनी आवाज़ मिलाते हैं संगीतकार, जिससे कि वो जो आवाज़ एक दमदार आवाज़ बन जाती है, सबल आवाज़ बन जाती है। सेकेंड तरीका है जो मुख्य गायक या गायिका होता है जब वो तार सप्तक यानी कि ऊंचे स्वर में, ठीक है, तो जो मुख्य गायक या गायिका होते हैं जब वो ऊंचे स्वर में गाते हैं और गाते हुए वो खो जाते हैं, उस गाने की गहराई में चले जाते हैं, तो तभी जो संगीतकार होते हैं वही अपने स्थायी टेक यानी कि जिस स्वर में वो गाना चल रहा था, जिस गाने को गा रहे थे, तो उसी स्थायी टेक यानी कि उसी स्थायी रूप से पकड़ करके मुख्य गायक को वापस मूल स्वर यानी कि जो मेन आवाज़ थी कि ऊंचे स्वर से उनको वापस नीचे स्वर में लाने का काम कौन करता है, तो ये संगीतकार ही करता है। क्योंकि आपने कई बार देखे होंगे जो संगीतकार होते हैं वो गाते हुए खो जाते हैं अपनी धुनी में, तो सब भूल जाते हैं कि वो किस लय से गा रहे थे, तो उनको वापस लाने का काम संगीतकार ही करता है। वहीं पे तीसरा तरीका है कि जो ऊंचे स्वर में गाने पर जो मेन गायक या गायिका होते हैं उनकी जब बैठती आवाज़ होती है कि उनकी आवाज़ जब बैठ जाती है या उनके गले में खराशपना आ जाता है और उनके जो स्वर है वो जब टूटने लगते हैं, तो उनको सहारा देने का काम भी कौन करता है, संगीतकार ही करते हैं। इस तरीके से जो संगीतकार है वो मुख्य गायक या गायिका के स्वरों को संभालने का काम भी करते हैं। वहीं पे अगर हम फोर्थ तरीके की बात करते हैं तो जो मुख्य गायक या गायिका होते हैं उनको अकेलेपन का एहसास से बचाते हैं, क्योंकि वो उन्हें ये महसूस कराते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आप घबराइए मत, हम भी आपके साथ हैं उस गाने को गाने के लिए। तो इस तरीके से गायक या गायिका को अकेलेपन से बचाने का काम भी कौन करता है, संगीतकार। वहीं पे अगर पांचवें तरीके की बात करते हैं तो यहाँ पे जो संगीतकार होते हैं वो मुख्य गायक या गायिका को हिम्मत देते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपका गला बैठ भी गया तो हम हैं। तो इस तरीके से वो मुख्य गायक या गायिका को अनुभव कराते हैं, ये फील करवाते हैं कि अगर आपसे गाया हुआ राग कहीं पे कुछ गड़बड़ा जाता है तो कोई बात नहीं, उसको उस गाने को, उस राग को फिर से गाया जा सकता है। इस तरीके से संगीतकार जो है वो मुख्य गायक या फिर गायिका को हिम्मत देने का काम भी करता है। तो इतने तरीकों से जो संगीतकार होता है वो मुख्य गायक या गायिकाओं की मदद करता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 7 में बोला गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ लिखिए। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखिए आपको पता होगा जब राम भगवान जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा था तो उस समय राम लक्ष्मण और परशुराम जी का आपस में बातचीत हो रही थी, संवाद हो रहा था। तो उसमें एक व्यंग्य यानी कि बहुत ही हंसी छुपी हुई है, जो कि एक अनूठा सौंदर्य यानी कि बहुत ही शानदार सुंदरता उस हमको संवाद में, बातचीत में देखने को मिलता है। अनूठा यानी कि बहुत ही शानदार। तो आपको यहाँ पे उदाहरण के साथ लिखना है कि क्या उनके बीच में बातचीत हुई थी, किस तरीके से हमको व्यंग्य देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो देखिए यहाँ पे जो वर्ड आया व्यंग्य, अभी हमने आपको बताया थे कि किसी भी समाज के किसी भी मुद्दे को लेकर के या किसी व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए जब हम उनकी हंसी उड़ाते हैं या उनका अपमान करते हैं तो उसको बोला गया व्यंग्य। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको हंसी आ जाती है क्योंकि हम किसी भी दूसरे व्यक्ति या वस्तु की हंसी उड़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो संवाद हो रहा था ये कहाँ बताया गया है, रामचरितमानस में बताया गया है। तो ये जो रामचरितमानस है ये लिखा गया था गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। तो इस रामचरितमानस का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको बोला गया बालकांड। तो उस बालकांड में राम लक्ष्मण और परशुराम तीनों ही बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, तब उसमें जो व्यंग्य है, जो हंसी है, जो मजा है उस कविता का, वो अद्भुत, बहुत ही शानदार सुंदरता हमको उसमें देखने को मिलती है। यानी कि इसका मतलब है कि रामचरितमानस के जो बालकांड में राम लक्ष्मण और परशुराम जी की जो बातचीत है उसमें वो शानदार तरीके से जो व्यंग्य काव्य है, जो वहाँ पे लक्ष्मण जी सबसे ज़्यादा हंसी उड़ाते हैं परशुराम जी की, जिसमें व्यंग्य छुपा हुआ है, वो बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। तो वहाँ पर जो धनुष है वो राम भगवान जी तोड़ देते हैं सीता जी के स्वयंवर के समय पे। तो धनुष के टूटने पर
क्रोधित यानी कि गुस्से में जो परशुराम होते हैं, तो परशुराम से लक्ष्मण जी व्यंग्य में कहते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हुए कहते हैं कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई कबहु न असी रिस किन्ही गोसाई। तो यहाँ पे इसका अर्थ ये है कि लक्ष्मण जी कहते हैं हे गोसाई, गोसाई यानी कि हे परशुराम जी। जो ये गोसाई वर्ड हुआ है वो परशुराम जी के लिए हुआ है कि हे गोसाई, लरिकाई में यानी कि लड़कपन में जब बचपने की बात करते हैं तो उस समय पे हमने बहु यानी कि बहुत सारे, धनु ही यानी कि धनुष जो है वो तोरी यानी कि तोड़े हैं। तो हे गोसाई, बचपन में हमने बहुत सारे धनुष को लड़कपन में बचपन में तोड़े थे, पर तब तो कबहु यानी कभी भी, न यानी कि नहीं, असी यानी कि ऐसे, रीस कीन ही यानी कि गुस्सा करना या क्रोधित होना। तो इसका मतलब ये बोला गया है, वापस से मैं आपको समझाता हूँ। लक्ष्मण जी क्रोधित परशुराम जी से कहते हैं कि हे गोसाई, हे परशुराम जी, हमने लड़कपन में बचपन में बहुत सारे धनुषों को तोड़ा था, लेकिन कभी भी आपने ऐसा क्रोध या गुस्सा हम पे नहीं किए हो। जब भी लक्ष्मण जी ऐसी बात कहते हैं तो उत्तर में परशुराम जी उग्र होकर और ज़्यादा गुस्से में हो उठते और क्रोधित हो उठते हैं और कहते हैं रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो इसका मतलब क्या है? रे यानी कि हे, नृप बालक यानी कि राज बालक यानी कि एक राजा के बेटे को राज बालक बोला जाता है। तो हे राज बालक, काल, काल यानी क्या होता है? मृत्यु। जब काल यानी कि यमराज आपके सामने होता है तो बोलते हैं काल आपके सर पे खड़ा है, वो आपको मारने के लिए आया हुआ है। तो वही यहाँ पे काल बोला गया है। बस यानी कि वश में होना, ठीक है। बोलत यानी कि बोलना, तो ही यानी कि तुमको, न यानी कि नहीं, और संभार यानी कि होश होना, ठीक है। संभार यानी कि होश में होना। तो इसका मतलब क्या हुआ? परशुराम जी कहते हैं हे राज बालक, काल के वश में होने के कारण तुमको बोलने में कुछ भी होश जो है वो नहीं है, क्योंकि तुम काल के वश में हो, यमराज के वश में हो। समझो कि तुम मरने वाले हो क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, इस तरीके से उनका मतलब था। और ऐसा इसलिए क्योंकि परशुराम जी आगे कहते हैं सकल यानी कि पूरे संसार यानी कि पूरे संसार में, पूरी दुनिया में, त्रिपुरारी यानी कि शंकर जी के धनु यानी कि धनुष को, विदित यानी कि फेमस या जो प्रसिद्ध होता है, धनु यानी कि धनुष, सम यानी कि समान। तो इस लाइन का अर्थ क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सकल संसार यानी कि पूरे संसार में जो विदित, जो फेमस, जो प्रसिद्ध शंकर जी का जो धनुष है, तुम उनकी समानता, उनकी तुलना वो बचपन में तोड़े हुए धनुष से करते हो कि ये नॉर्मल या साधारण सा धनुष नहीं था, ये शंकर जी का, त्रिपुरारी जी का धनुष था। तो ये था इसका मतलब। तो इस तरीके से ये जो इनकी कविताएं हैं, हमको इनमें बहुत ही व्यंग्य देखने को मिलता है। दोनों एक दूसरे पर तीखे प्रहार करते हैं, व्यंग्य करते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं इसका आंसर और कंटिन्यू करते हैं। तो इन व्यंग्यों में चुटिलापन, चुटिलापन यानी कि बेशर्मी का सामना करना, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे व्यंग्य कर रहे थे, ये बहुत ही तीखे तरीके से व्यंग्य कर रहे थे और ये बहुत ही लेकिन आकर्षण भरा था, यानी कि बहुत ही अट्रैक्टिव था, क्योंकि सुनने में बहुत ही ज़्यादा हमको हंसी आती है, मज़ा आता है। तो आगे वही बोला गया है कि ये जो व्यंग्य है तो ये पाठक को यानी कि पढ़ने वाले के हृदय में, दिल में एक चमत्कृत यानी कि चकित कर देती है, शौक कर देती है, और उसके साथ ही साथ उस पाठक को आनंदित कर देती है, यानी कि बहुत मज़ा आ जाता है उस पढ़ने वाले को। तो ये जो संवाद है बहुत ही अनूठे यानी कि बहुत ही शानदार तरीके से संवाद थे, ये उसी का ही उदाहरण है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न 7वें के अथवा में एक और क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कवि निराला बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो कवि निराला जी हैं वो बादल से कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? तो बादल से फुहार रिमझिम, फुहार रिमझिम यानी कि जो शॉवर रेन होती है, जो पतली पतली बारीक बारीक बूंदों के रूप में जो बारिश होती है, या फिर बरसना जो बारिश होती है उसके स्थान पर, यानी कि कवि निराला जी बादल से फुहार रिमझिम या बारिश होने के स्थान पर, यानी कि उन्हें कह रहे हैं कि तुम बरसो मत, बल्कि उसके बदले आप गरजने के लिए कहते हैं। तो ऐसा क्यों? तो चलिए समझते हैं आंसर में कि क्यों है, ऐसा क्या हुआ था कि जो कवि निराला जी बादलों से बरसने के बदले गरजने के लिए कहते हैं। तो उत्तर में बोला गया है कवि निराला ने बादल से फुहार रिमझिम या बरसने को न कहकर, ये की नहीं है, ये को होगा, को न कहकर गरजने के लिए कहा है। तो पहली लाइन में वही बोला गया जो कवि निराला जी हैं वो बादल से फुहार रिमझिम या बरसने को न कहकर, यानी कि वो बादल को कह रहे हैं कि तुम फुहार रिमझिम या बरसना मत, बल्कि उसके बदले उन्हें वो
गरजने के लिए कह रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये बादलों के जो गर्जन है, जो ये बादलों का गर्जना है, उसमें क्रांति क्रांति यानी क्या होता है, बेसिकली समाज में सुधार लाने के लिए जो लड़ाई होती है, जो लड़ाई की जाती है, जो आंदोलन किया जाता है, उसे कहा जाता है क्रांति। तो इस क्रांति का एक अर्थ ये भी होता है कि समाज में जो परिवर्तन हम चाहते हैं, जो बदलाव चाहते हैं, उसके लिए जो एक लड़ाई लड़ी जाती है, उसको हम बोलते हैं क्रांति। तो यहाँ पे ये जो बादल है और इन बादलों की जो गर्जना है, जो गर्जन करते हैं, वो जो आवाज करते हैं, तो जो बादलों की इस गर्जना में, जो इस आवाज में जो क्रांति, जो यानी कि परिवर्तन की जो लड़ाई का जो उत्साह छुपा हुआ है, जो जोश छुपा हुआ है, उसका उद्बोधन यानी कि उसके बारे में ये सब बताया जा रहा है। क्योंकि इस बादलों की गर्जना से ही उसके पीछे एक इस लड़ाई का, इस परिवर्तन का जोश जो है वो छुपा हुआ है, ये ऐसा बोला जा रहा है कवि निराला जी के द्वारा। तो यहाँ पे जो समाज है हमारा, उसमें क्रांति लाने के लिए, इस परिवर्तन की जो लड़ाई है उसको लाने के लिए इसी गर्जन, इस गरजने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे विनम्रता, विनम्रता यानी कि विनम्र होकर के, झुक करके, शिष्टता के साथ, इज्जत के साथ, या फिर शालीनता, शालीनता यानी कि बहुत ही शांत रह करके, अच्छे तरीके से शांति बना करके रखेंगे, तो उससे जो क्रांति है, जो ये लड़ाई है, जो समाज के परिवर्तन के लिए जरूरी है, तो ये जो क्रांति है वो संभव नहीं हो पाएगी अगर हम विनम्र और शालीन रहेंगे, शांत रहेंगे और एकदम शिष्टता से रहेंगे। तो ये क्रांति जो है, ये लड़ाई जो है, संभव नहीं हो पाएगा। और बिना क्रांति के, बिना इस लड़ाई के जो परिवर्तन है, जो बदलाव है, वो संभव नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। तो यही कारण है कि इन बादलों की गर्जना, जब ये बादल गरजेंगे तो उनकी गर्जन से, उनकी आवाज से जो सारा समाज है, जो पूरा समाज है, वो जागरूक हो जाएगा, वो जाग जाएगा। तो यही कारण है कि जो निराला जी हैं वो बादलों से गरजने के लिए कह रहे हैं। तो देखिए, इन समरी स्टूडेंट्स, उनका यही मानना था कि बादल गरजेंगे तो बादल के गरजने से शायद यहाँ पे जो सारा समाज है वो भी जाग जाएगा, और उनके जागने से जो परिवर्तन वो चाह रहे हैं वो परिवर्तन संभव हो पाएगा। लेकिन उनका ये मानना था कि ये जो क्रांति है, ये विनम्रता और शालीनता के साथ नहीं हो सकती है, बिना क्रांति के परिवर्तन संभव नहीं हो पाएगा। तो यही कारण है कि वो बादलों से गरजने के लिए कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 8 में बोला गया है, रीतिकालीन काव्य को किन काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। तो इसका मतलब है, जो रीतिकालीन यानी कि रीतिकाल के समय पे जो काव्य यानी कि कविताएं लिखी गई है, उनको किन काव्य धाराओं में, काव्य धारा यानी कि जो समय की जो कविताएं लिखी जाती थी, उन्हें अलग अलग धाराओं में बांटा गया है, अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। ऐसा क्यों? तो क्योंकि हर कविताओं को लिखने का अलग अलग तरीका होता है। तो वो कैसा होता है वैसे भी हम आंसर में देखेंगे। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में यही बोला गया है कि रीतिकाल के समय की जो कविताएं थी उनको किन किन काव्यधाराओं में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो उत्तर में बोला गया है, जो रीतिकाल के समय की जो काव्य हैं, जो कविताएं हैं, उनको 3 काव्यधाराओं में बांटा गया है। पहला है रीतिबद्ध, दूसरा है रीति सिद्ध और तीसरी है रीति मुक्त। तो इस तरीके से ये 3 काव्य धाराएं हैं। अब इन तीनों को समझते हैं ये होता क्या है। वैसे आपका आंसर इतना ही होगा, पर इसको समझना जरूरी है कि यहाँ पे क्या डिफरेंसेस थे इन काव्य धाराओं में। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले रीतिबद्ध काव्य धारा की, तो यहाँ पर जो भी कविताओं को लिखा जाता था उन्हें एकदम एक रीतिबद्ध यानी कि जो तरीका होता है, जो नीति, जो सिस्टम होता है कविताओं को लिखने का, किस तरीके से वहाँ पे भाषा, अलंकार, छंद को इस्तेमाल करते हुए कविताएं लिखी जाती है, तो उन नियमों का पालन करते हुए जो कविताएं लिखी जाती है उन्हें बोला जाता है रीतिबद्ध। क्लियर है? अब बात करते हैं रीति सिद्ध की। तो देखिए, रीति सिद्ध में क्या होता है, इस कविताओं में कुछ नवीनता यानी कि नयापन देखने को मिलता है। नई नई चीज़ों को शामिल किया गया है, यहाँ पे नए नए भाव और सौंदर्य को यहाँ पे समावेश किया गया है, इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। यानी कि कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके नए तरीके की कविता यहाँ पे लिखी गई है, जिसमें हमको नवीनता देखने को मिलता है। क्योंकि कल्पना पर आधारित होती है, कल्पना के जरिए वो कविताओं को रचते हैं। तो इस तरीके से ऐसी कविताओं को रीति सिद्ध काव्यधारा में रखा गया है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं रीति मुक्त, तो देखिए रीति मुक्त में क्या होता है। इन रीति मुक्त काव्यधारा में ऐसी कविताओं की रचना की जाती है जहाँ पर आपको कोई भी बंधन नहीं है, कोई रस, अलंकार, छंदों को आपको अपनाना नहीं है। जैसे आप चाहें कल्पनाओं और भावनाओं के आधार पर स्वतंत्र रूप से आप कविताओं की रचना कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है रीति मुक्त। मुक्त यानी कि आप आज़ाद हो, आप फ्रीडम है आपको, कि आप बिना कोई रस, अलंकार, छंद के जो भी आपको कल्पनाएं हैं, जो भी आपकी भावना है, वो आप कविताओं में लिख सकते हो। तो यही कारण है कि रीतिकाल काव्य की अगर काव्य धाराओं की बात करते हैं तो उसमें 3 काव्य धाराओं में इसको बांटा गया है,
रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। हर किसी में रीति 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 आएगा क्योंकि रीति काल के समय की बात हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न 7 के अथवा में यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। तो देखिए जो प्रयोगवाद का समय था, तो प्रयोगवाद का समय क्या था, चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियोज में आपके साथ शेयर किया हुआ है यही वाली चार्ट कि हिंदी साहित्य के इतिहास को बेसिकली 3 मुख्य कालों में बांटा गया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो अगर हम आधुनिक काल के अंदर देखें तो इसमें अगेन हमको 3 युग देखने को मिलते हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग एंड छायावादी युग। उसके बाद छायावादी युग के अगेन अंदर हमको 2 युग देखने को मिलते हैं, छायावाद युग और छायावादोत्तर या फिर शुक्लोत्तर युग उसको बोलते हैं। एंड अगेन इस छायावादोत्तर के अंदर हमको 3 वाद देखने को मिलते हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसी प्रयोगवाद के ऊपर ही क्वेश्चन बोला गया है। तो आपको क्लियर हो गया कि प्रयोगवाद का समय कब आया था, किसके अंदर आया था। तो अब चलिए वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो प्रयोगवाद के समय की जो कविताएं थी उन्हें कहते हैं प्रयोगवादी काव्य। तो उनकी विशेषताएं, उनके बारे में खासियत, स्पेशल क्या था, तो उसको हमको यहाँ पे संक्षेप में शॉर्टकट में यहाँ पे लिखना है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो उत्तर में बोला गया है प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित है, यानी कि नीचे लिखी हुई है 1 बाय 1। चलिए इनको देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि नाम से क्लियर है, प्रयोगवादी में क्या वर्ड है, प्रयोग, यानी कि यहाँ पे जो कविताएं रची जाती थी उनमें नए नए प्रयोग किए गए हैं, नए नए तरीकों से कविताओं को रचा गया है, लिखा गया है। तो पहली विशेषता हो गई कि प्रयोगवादी काव्य में नए नए प्रयोग किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। नवीन यानी कि नए नए उपमानों का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। अभी उपमान क्या होता है, देखिए जब हम किसी एक चीज़ की तुलना कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं दूसरे चीज़ से, ठीक है। तो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक बच्चा है, एक बच्चे के जो पैर है, ठीक है, जो एक पैर है, तो जो ये पैर है उस बच्चे का वो एकदम गुलाबी या लाल दिख रहा है। तो किसके जैसे, तो मैं बोल रहा हूँ कमल का जो फूल होता है, ठीक है, कमल का जो फूल होता है उस फूल के जैसे। देखिए कमल का फूल नहीं है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो एक कमल का फूल है, तो बेसिकली उस कमल के फूल के गुलाबी जितने ये एकदम पिंक हो गए इसके पैर। तो देखिए हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, उस बच्चे के पैर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे का पैर है वो उपमेय होता है, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है उपमेय। और इसकी तुलना जिससे हम कर रहे हैं, जिस कमल के फूल से हम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं उपमान। यानी जिस वस्तु से आप उसकी तुलना कर रहे हो, ठीक है, जिससे तुलना कर रहे हो वो होता है उपमान। तो यहाँ पे जो प्रयोगवाद के समय पे जो नई नई कविताएं लिखी जा रही थी वहाँ पे नए नए उपमानों का प्रयोग हो रहा था। तो ये इसकी हो गई विशेषता। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रेम की भावनाओं का खुला चित्रण है, यानी कि प्रयोगवाद की जो कविता है उनमें जो प्रेम की जो फीलिंग है, जो भावनाएं हैं, उसको एकदम खुला रख दिया गया है यहाँ पे, यानी कि इस तरीके से बताया गया है कि उनके चित्र हमारे सामने दिखते हैं, ऐसा हमको महसूस होता है। तो इस तरीके से कविताओं को रचा गया है। तो ये भी बोल सकते हैं कि जो प्रेम की भावना है उन्हें खुला दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि जो प्रयोगवादी कविताओं की जो या काव्य की जब विशेषता की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको बुद्धि की प्रधानता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि इतने शानदार तरीके से दिमाग का इस्तेमाल किया गया है उन प्रयोगवाद की कविताओं को रचने के लिए, लिखने के लिए, जिससे हमको ये समझ में आता है कि बुद्धि की प्रधानता यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। वहीं पे नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है निराशावाद की प्रधानता है। तो देखिए जो वर्ड निराशावाद, इसका मतलब क्या होता है, हमारे मन की एक ऐसी अवस्था जहाँ पे हम निराश होते हैं, अपसेट होते हैं, जहाँ पे जीवन को लेकर के निगेटिविटी हो जाती है, हम एकदम से सैड, अपसेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो ऐसी कविताओं की भी प्रधानता देखने को मिलती है, यानी कि सैडनेस के ऊपर, निराशावादी के ऊपर, यानी जहाँ लोग निराश होते हैं उस टाइप से भी कविताएं यहाँ पे रची गई हैं। तो ये होगी एक और विशेषता। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि अहंकार की भावना का समावेश इस कविता में हुआ है, यानी कि जो अहंकार होता है, जो घमंड होता है, तो उस तरीके की जो फीलिंग होती है, जो भावना होती है, उसको भी यहाँ पे इस प्रयोगवाद के कविताओं में दिखाया गया है। ऐसी कविताओं का यहाँ पे समावेश किया गया है, इनको शामिल किया गया है। वहीं पे नेक्स्ट विशेषता है मुक्त छंदों का चयन किया गया है, यानी कि जब इन कविताओं को लिखा गया है तो कोई भी छंदों का रिस्ट्रिक्शन, पाबंदियां नहीं थी, बिल्कुल मुक्त तरीके से स्वतंत्रता दी गई थी, किसी भी तरीके से आप कविताओं को रच सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी कुछ विशेषताएं प्रयोगवाद काव्य की या प्रयोगवादी कविताओं की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 9 में बोला गया है
सूरदास अथवा मंगलेश डबराल की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखिए। तो यहाँ पे दो कवियों की बात हो रही है, एक है सूरदास जी और एक है मंगलेश डबराल जी की। तो यहाँ पे इनकी काव्यगत यानी कि जो उन्होंने कविताएं लिखी है उनकी विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं पर, नीचे लिखे बिंदुओं पर आपको यहाँ पे बताना है। क्या क्या बताना है? तो दो रचनाएं बताना है, ठीक है। तो सूरदास जी ने दो रचनाएं क्या लिखी है, देन मंगलेश डबराल जी ने क्या लिखी है। वैसे एग्जाम में आपको इन दोनों में से किसी एक के लिए लिखना है, बिकॉज अथवा यहाँ बोला गया है। तो दो रचनाएं बतानी है और काव्यगत विशेषताएं, जो इन्होंने कविताएं लिखी है उनकी विशेषताएं, उनकी खासियतें हमको यहाँ पे पूछी गई है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले देखते हैं सूरदास जी के बारे में। तो अगर हम सूरदास जी के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं तो वहाँ पे दो बोली गई है। यहाँ पे आप दो से ज़्यादा याद कर सकते हैं ताकि बैकअप में आपके पास अगर कोई एक भूल गए तो एग्जाम में आपको बनना चाहिए। तो पहली हो गई सूर सागर, दूसरी हो गई साहित्य लहरी और तीसरी हो गई सूर सारावली। ये याद कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है काव्यगत विशेषताएं भी बतानी है। तो देखिए काव्यगत विशेषताओं के अंदर दो चीज़ें आती है, एक होता है भाव पक्ष और दूसरा होता है कला पक्ष। तो पहले समझते हैं भाव पक्ष। तो हेडिंग डालेंगे भाव पक्ष, इसमें कुछ पॉइंट्स है, चलिए वन बाय वन इनको समझते हैं। तो सबसे पहले जो भाव पक्ष क्या होता है इसको समझते हैं। भाव पक्ष यानी कि जो इन्होंने कविताएं लिखी है सूरदास जी ने, उसके पीछे उनका भाव, फीलिंग क्या थी, तो वो पक्ष आपको यहाँ पे दिखाना है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है वात्सल्य वर्णन। तो वात्सल्य क्या होता है? माता पिता का प्यार होता है अपने बच्चों के लिए, उसको बोला गया वात्सल्य प्रेम। तो वात्सल्य वर्णन हमको देखने को मिलता है सूरदास जी की कविताओं में। वही आगे बताया गया है कि जो सूरदास जी है उन्होंने वात्सल्य रस का दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष मतलब कि देखिए जो वात्सल्य रस है इसमें दो तरीके से बातें हमको देखने मिलती है कि माता पिता जब अपने बच्चों से मिलते हैं तो इसको बोलते हैं संयोग, यानी कि दोनों मिल रहे हैं तो एक अलग सी खुशी वाली बात होती है, तो इसको बोलते हैं संयोग। लेकिन माता पिता अगर अपने बच्चों से दूर हो जाए या बिछड़ जाए तो वहाँ पे था वियोग, जिसकी वजह से रोना बहुत आता है। तो सूरदास जी ने वात्सल्य रस के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग, दोनों का ही विस्तृत यानी कि बहुत डिटेल में वर्णन किया है। जहाँ पे कृष्ण जी का घुटनों पर चलना, अपनी शाह यानी कि शाया को पकड़ना, यानी कि अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत ही शानदार इनकी लीलाओं का, यानी कि कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं उनका मनोहारी यानी कि जहाँ पे मन हर जाता है, मन अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ, इस तरीके से चित्रण किया है अपने कविताओं में। तो ये हो गया पहला वात्सल्य वर्णन किया हुआ है। दूसरा है श्रृंगार वर्णन। देखिए श्रृंगार यानी क्या होता है? प्रेम, जहाँ दो लोग आपस में मिल रहे हैं, जैसे कि कृष्ण भगवान और गोपियाँ, कृष्ण भगवान और राधा। तो ये जब आपस में मिल रहे हैं तो इनके बीच के प्यार को दिखाने का जिस रस का उपयोग किया जाता है वो होती है श्रृंगार रस। तो उन्होंने यानी कि सूरदास जी ने श्रृंगार वर्णन भी किए हैं अपनी कविताओं में। वही लिखा गया है कि सूरदास ने श्रृंगार के संयोग और वियोग, यहाँ पे भी दोनों चीजें हैं। संयोग यानी कि आपस में मिलते हैं, वियोग यानी जब दोनों अलग होते हैं। तो दोनों ही रूपों का यहाँ पे वर्णन किया है। तो एग्जाम्पल की बात करें, अगर एक एग्जाम्पल संयोग का देखते हैं और एक वियोग का देखते हैं। तो पहले संयोग का बात करते हैं कि खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, यानी कि जो हरि है, श्री कृष्ण जी हैं, वो खेलने के लिए निकसे यानी कि निकल पड़े ब्रज की गलियों में, खोरी यानी कि अपने सखाओं के साथ, दोस्तों के साथ, सखियों के साथ मिलने के लिए। तो क्योंकि अब कृष्ण जी बाहर निकले तो अपने सखियों से, सखाओं से मिलेंगे, तो ये हो गया संयोग। वियोग की बात करते हैं, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, यानी कि बिनु यानी कि बिना, गोपाल यानी कि कृष्ण के, बैरिन यानी कि जो दुश्मन है, शत्रु है, भई यानी कि बन गए हैं, कुंजय यानी कि वन और जंगल। तो इसका मतलब क्या है कि बिना गोपाल के यानी कि बिना कृष्ण भगवान के ये जो वन है, जो जंगल है, वो हमारे शत्रु बन गए हैं, ये दुश्मन बन गए हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे कृष्ण भगवान नहीं है। जहाँ पे जंगल में ये लोग आपस में, वनों में एक दूसरे से मिलते थे, अब वो जंगल भी किसी काम के नहीं है, वो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। वहीं पे बात करते हैं नेक्स्ट भाव पक्ष की। तो ये है भक्ति भावना, यानी कि जो भक्ति की जो भावना होती है, जो भगवान की भक्ति के लिए जो फीलिंग होती है, उसको भी सूरदास जी ने बहुत ही शानदार तरीके से बताए हैं। यहाँ बताया गया है जो सूरदास जी हैं वो उच्च कोटि के, बहुत ही ऊंची कोटि के, ऊंची कैटेगरी के भक्त थे। किसके भक्त थे? श्री कृष्ण जी के। तो उनके जो आराध्य हैं, जिनकी वो आराधना करते थे, जिनकी पूजा करते थे, वो श्री कृष्ण जी ही हैं, कृष्ण भगवान हैं। और उनके मन में कृष्ण के प्रति अनन्य भाव है, बहुत ही ज्यादा प्यार है। अनन्य यानी कि उनके अलावा और कोई नहीं, ठीक है। तो सूरदास जी के मन में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण भगवान जी हैं, उनके अलावा और कोई भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा भाव पक्ष में हमको देखने को मिलता है प्रकृति चित्रण, ठीक है, यानी कि प्रकृति यानी कि नेचर के बारे में भी सूरदास जी ने बहुत सारी कविताएं लिखी है। तो
सूरदास जी ने प्रकृति का बड़ा सुंदर, बहुत ही शानदार तरीके से वर्णन किया है। तो ये था उनका भाव पक्ष। अब चलिए बात करते हैं कला पक्ष की। तो कला पक्ष में आपको बताना होता है कि किस कला को, किस स्किल को, किस नॉलेज को उन्होंने इस्तेमाल करते हुए अपनी कविताएं लिखी है। तो उनकी भाषा क्या होती है, उनकी शैली क्या है, उन्होंने कौन कौन से अलंकार का इस्तेमाल किए, इस तरीके से आपको बताना होता है कला पक्ष में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। तो जो सूरदास जी की भाषा है वो बहुत ही सुललित यानी कि बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी, माधुर्यमयी यानी कि बहुत ही मीठी और ब्रज भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किए हैं इन कविताओं को लिखने के लिए। इसके अलावा उन कविताओं में संस्कृत के तत्सम शब्द, संस्कृत के शब्द और तद्भव शब्द यानी उन्हीं संस्कृत शब्दों के जो हिंदी शब्द होते हैं उन शब्दों का भी यूज़ किए हैं। तो इस तरीके से उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्द और तद्भव शब्द दोनों ही रूपों का इस्तेमाल किए अपने कविताओं को रचने के लिए, लिखने के लिए। इसके अलावा जो लोकोक्तियाँ हैं और जो मुहावरे हैं उनका भी प्रयोग किए हैं अपनी कविताओं में। वहीं पे अगर बात करते हैं शैली की, तो सूरदास ने गेय पद शैली का प्रयोग किया है। तो ये गेय पद शैली क्या होता है, ऐसी शैली जिसको गाकर के पदों में, ठीक है, गेय यानी कि गाकर या गाना। तो सूरदास जी ने इस तरीके से रचनाएं की हैं कि उन्हें गाकर के जो एक मिठास का अनुभव होता है जिसे गाया जा सकता है, इस शैली का प्रयोग किया है अपनी कविताओं को रचने के लिए और लिखने के लिए। वहीं पे अगर अलंकार की बात करते हैं तो सूरदास जी ने अपनी कविताओं में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास इन सभी अलंकारों का इस्तेमाल किया है और इस तरीके से किया कि एकदम स्वाभाविक प्रयोग किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखावे के लिए उन्होंने इन अलंकारों का इस्तेमाल किया है, बल्कि वो स्वाभाविक नेचुरल तरीके से इन अलंकारों का इस्तेमाल उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो ये हमने देख ली है सूरदास जी के दो रचनाएं और काव्यगत विशेषताएं। अब चलिए देखते हैं मंगलेश डबराल जी की रचनाएं और काव्यगत विशेषताएं। तो बात करते हैं मंगलेश डबराल जी की रचनाओं के बारे में। तो बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखे थे। क्वेश्चन में बोला गया है 2 रचनाएं लिखना है, तो उनको कोई भी 3-4 याद करना है ताकि बैकअप के रूप में भी हमारे पास ऑप्शन रहे। तो देखिए जो रचनाएं रचे हैं मंगलेश डबराल जी ने, उनमें से इम्पोर्टेंट है, जो फेमस है वो है पहाड़ पर लालटेन, दूसरी है घर का रास्ता, उसके बाद है हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, नए युग में शत्रु, लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन। तो ये थोड़ी सी रचनाएं थी मंगलेश डबराल जी की, कोई भी आप 2-3 याद कर लेंगे। ओके, अब पूछा गया है काव्यगत विशेषताओं के बारे में। तो चलिए इसमें क्या क्या आता है हमने आपको पहले बता दिए। इसके अंदर आता है भाव पक्ष और दूसरा आता है कला पक्ष। तो पहले बात करते हैं भाव पक्ष में। काव्यगत विशेषताएं में एक और लाइन लिखी है कि जो मंगलेश डबराल जी हैं उनके काव्य में यानी कि उनकी कविताओं में जो भाव है, जो फीलिंग है उसके पीछे की, और जो कला है, जिस आर्ट का यूज़ करके वो कविताओं की रचना करते हैं, उसमें हमको अनूठा यानी कि बहुत ही शानदार सामंजस्य यानी कि तालमेल हमको दिखाई देता है। यानी कि बहुत अच्छी तरीके से आर्ट और फीलिंग्स दोनों का कॉम्बिनेशन हमको मंगलेश डबराल जी की कविताओं में देखने को मिलता है। अब देखते हैं भाव पक्ष। तो जो मंगलेश डबराल जी हैं उनके कविताओं में, उनके काव्यों में सामंती बोध, सामंती यानी क्या होता है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जो ऊंचे लोग होते हैं यानी कि जो अमीर लोग होते हैं वो गरीबों को या किसानों को जो है अपनी ज़मीन देते हैं और बदले में उन ज़मीनों पे उन किसानों से काम करवाते हैं। बदले में सिर्फ थोड़ा खाना ही मिलता है उनको हर टाइम पे खाने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं। तो जो बड़े लोग होते हैं वो छोटे लोगों को ज़मीन देते हैं अपनी, और उसके बदले उनके लिए वो काम करते हैं। तो ये सिस्टम जो है उसको बोला गया सामंती। तो ये जो सामंती बोध है, जो ये पूरा सिस्टम है। और इसके अलावा जो पूंजीवादी होते हैं, पूंजीवादी यानी कि जिनके पास बहुत सारा धन होता है, पूंजी होती है, और उस पूंजी और धन के जरिए लोग क्या करते हैं, गरीबों को टॉर्चर करते हैं और उनसे बहुत सारा काम करवाते हैं। तो वो जो है वो गरीबों पे बहुत ज़्यादा छल कपट करते हैं उनके साथ। तो इस तरीके से जो मंगलेश डबराल जी की कविताओं में हमने देखे कि सामंती बोध और पूंजीवादी जो छल कपट होता है, इसके लिए साफ साफ स्पष्ट तरीके से उसका प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं। और ये जो विरोध है वो किसी शोर शराबे के जरिए नहीं करके, ना कि कोई हल्ला वल्ला नहीं करते हैं इसके लिए, बल्कि इसके विरुद्ध, इसके खिलाफ जो है वो एक सुंदर सा सपना रचते हैं कविताओं के जरिए। तो उन सुंदर सपनों के जरिए वो इन सामंती बोध और पूंजीवादी के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। और जो डबराल जी हैं उनका जो सौंदर्य बोध है वो बहुत ही सूक्ष्म है। यानी कि उनकी कविताओं में जो हमको सौंदर्य, जो सुंदरता देखने को मिलती है वो बहुत ही छोटा है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म यानी कि वो छोटी छोटी चीज़ों पे प्रहार करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे बात करें जैसे कि संगीतकार, देखिए मेन तो संगीतकार होता है, ऐसा हम बोलते हैं राइट, कि जो सिंगर है वही मेन है। पर देखिए उन्होंने क्या देखे, छोटी चीज़ देखे कि उस सिंगर के आसपास जो छोटे छोटे सिंगर हैं जिसको हम संगीतकार बोलते हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं सिंगर को,
तो वो उसके बारे में बताते हैं। तो इनका जो सौंदर्य बोध है बहुत ही सूक्ष्म, यानी कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हम इनकी कविताओं में देखते हैं। तो डबराल जी ने संगतकार जैसे अज्ञात कलाकार, यानी कि जिनके बारे में हमको पता नहीं होता है, तो ऐसे अज्ञात कलाकारों के महत्व को रेखांकित किया, यानी कि दिखाया है, हमें बताया है। तो ये हो गया भाव पक्ष। अब बात करते हैं कला पक्ष की। तो कला पक्ष में हम देखेंगे भाषा क्या यूज़ करते हैं, उसके बाद अलंकार क्या इस्तेमाल करते हैं और छंद का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपने कविताओं में। तो जो मंगलेश डबराल जी है उनकी भाषा पारदर्शी है। पारदर्शी का मतलब जो वो चीज़ बोलना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं लोगों को, वही चीज़ वो समझ जाते हैं लोग भी कि वो कहना क्या चाहते हैं, यानी कि पारदर्शी यानी कि एकदम क्लियर है। और इन कविताओं में, इन काव्यों में जो भाव है, इसके पीछे की जो फीलिंग है उसको व्यक्त करने की उनमें बहुत अपूर्व क्षमता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गहरी क्षमता है, बहुत ही शानदार क्षमता है। क्योंकि जो भी ये व्यक्त करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो लोग जो है वो बड़ी आसानी से समझ भी जाते हैं कि मंगलेश डबराल जी कहना क्या चाह रहे हैं अपने कविताओं के जरिए। तो मंगलेश डबराल जी ने अपने कविताओं में हिंदी के अलावा अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत इन भाषाओं के शब्दों का भी इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, ये हो गया भाषा के बारे में। अब बात करते हैं अलंकार के बारे में। तो मंगलेश डबराल का अलंकारों के प्रति मोह नहीं है, यानी कि जो मंगलेश डबराल है वो अलंकारों में अपना मोह नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं कि उनको अलंकार यूज़ करना ही है अपनी कविताओं में, ऐसा वो सोच के नहीं चलते हैं। फिर भी अगर हम देखें कि उनकी कविता में हमको कुछ अलंकार देखने को मिलते हैं, जैसे कि हो गया अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये कुछ अलंकार हैं जिनका सौंदर्य यानी कि जिनकी सुंदरता हमको डबराल जी के कविताओं में देखने को मिलती है। वहीं भी बात करते हैं छंद की। तो मंगलेश डबराल जी ने छंद मुक्त काव्य का सृजन किया, यानी कि देखिए छंद क्या होता है, रूल डिसिप्लिन को फॉलो करके, मात्रिक है तो मात्राओं के हिसाब से रचना करनी होती है। और अगर आप वाणी छंद को बेस बना करके कविता रच रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उनके नियम कानून आपको याद रखने होते हैं। लेकिन जो मंगलेश डबराल जी है उन्होंने छंद को लेकर के कोई काव्य का निर्माण नहीं किया है, सृजन यानी कि निर्माण। तो ऐसी उन्होंने कोई कविता खास तौर से छंद को ध्यान में रखते हुए नहीं लिखी है, इसलिए वर्ड आया है छंद मुक्त, कि छंद का इस्तेमाल जनरली हमको देखने को नहीं मिलता है इनकी कविताओं में। तो छंद मुक्त कविताओं को ही इन्होंने लिखे हैं। और इनकी कविताओं में अगर हम बात करें भाव के अनुरूप, यानी कि जो उनकी फीलिंग है उसके अनुसार ही आरोहण और अवरोहण देखने को मिलता है। आरोहण और अवरोहण का मतलब क्या होता है, आरोहण यानी कि स्वर का ऊपर उठना और अवरोहण यानी कि स्वर का नीचे गिरना। तो स्वर का ऊपर उठना और नीचे आना, तो इसी को बोलते हैं आरोहण और अवरोहण। तो वो अपने भाव के अनुरूप यानी कि भाव के हिसाब से, फीलिंग के हिसाब से वो अपने स्वर को ऊंचा और नीचा करते हैं। तो यही हमको उनके कविताओं में निर्वाह यानी कि जो फ्लो है वो देखने को मिलता है। तो ये थे काव्यगत विशेषताएं मंगलेश डबराल जी की। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 10 में बोला गया है मुक्तक काव्य किसे कहते हैं। तो ये मुक्तक काव्य क्या है, तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो देखिए नाम से क्लियर है, मुक्तक, मुक्तक यानी कि जो मुक्त है, फ्री है, आज़ाद है, काव्य यानी कि कविताएं। तो देखिए क्या बताया जा रहा है इसमें कि काव्य यानी कि कविताओं का वह रूप जिसमें हमको एक ही छंद में, ठीक है, एक ही छंद में एक विचार, एक भाव या एक अनुभूति को बिना किसी पूर्वोपर संबंध के अपने आप में पूर्णता के साथ प्रस्तुत किया गया हो, मुक्तक काव्य कहलाता है। ट्रिकी है, मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या एग्जैक्टली। देखिए आप जो है एक कविता की रचना कर रहे हैं, ठीक है, और जब आप कविता लिख रहे हैं, मान लेता हूँ मैं यहाँ पे ऐसे कुछ लाइंस लिख रहा हूँ कविताओं की, तो ये जो कविताएं मैं लिख रहा हूँ इसमें एक ही छंद का इस्तेमाल करूँगा और इसके पीछे एक विचार छुपा हुआ है। क्योंकि देखिए हर कविता जब हम लिखते हैं तो उसके पीछे कोई थॉट होता है, कोई विचार होता है हमारा, तो एक ही विचार को यहाँ पे दिखा रहे हैं और उसके पीछे की जो फीलिंग है वो भी एक ही है, एक फीलिंग को दिखा रहे हैं और हमारे उसके पीछे जो एक अनुभूति जो हमको एक्सपीरियंस हुआ है हम वो बताना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो हम कविता रच रहे हैं, ऐसा नहीं कि इस कविता को समझने के लिए इसके पहले कोई आपको कविता पढ़ना पड़ेगा या इसको समझने के लिए इसके बाद आपको कोई कविता पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो वर्ड आया ना पूर्वोपर, पूर्वोपर यानी क्या होता है, आगे या पीछे। तो वही बोला गया है अगर आप एक कविता लिख रहे हैं एक ही क्षण में, एक ही विचार में, एक ही भाव में, एक ही अनुभूति में, लेकिन इसका बिना किसी पूर्वोपर संबंध के होना चाहिए, यानी कि इसकी आगे पीछे कोई भी दूसरी कविता से संबंध नहीं होना चाहिए। ये अपने आप में जो आप कविता लिख रहे हैं पूर्ण होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। तो अगर इस टाइप से आप कोई कविता प्रस्तुत कर रहे हैं, किसी के सामने पेश कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं मुक्तक काव्य, क्योंकि मुक्त है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता कि इसके पहले दूसरी कविता पढ़नी पड़ेगी या इसके बाद पढ़नी पड़ेगी। जैसे जनरली क्या होता है महाकाव्य में ऐसा होता है, वो कविताएं लिखी होती है महाकाव्य में जिसमें ये डिपेंड करता है कि पहले क्या था उसके बाद क्या होने वाला है, तो वो मुक्तक काव्य नहीं है, वो महाकाव्य है।
तो मुक्तक काव्य में क्या एक ऐसी कविता जो अपने आप में पूरी है, इसको समझने के लिए आपको इसके पहले या इसके बाद कोई दूसरी कविता के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ता, डिपेंड करना नहीं पड़ता है। तो ऐसे कविताओं को हम बोलते हैं मुक्तक काव्य। इतना क्लियर है। देखिए आगे क्या बोला गया है कि जो मुक्तक काव्य है वो अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र यानी कि पूरी आज़ादी के साथ रची गई होती है। इस टाइप की काव्य रचना होती है कौन? मुक्तक काव्य। इसमें जो छंद होता है वो भी एक होता है, एक इकाई में होता है, और इसके पूर्णता के लिए यानी कि इसके पूरे होने के लिए ना तो इसके पहले और ना ही इसके बाद में किसी संदर्भ या कथा की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि हमको इसके बाद और कुछ समझना पड़ेगा। तो मुक्तक काव्य से नाम ही क्लियर है ना कि ये मुक्त है, यानी ये अपने आप में पूरी है। इसके लिए आपको दूसरी और कविता को समझने या पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी आपको नहीं पड़ेगी। तो ऐसे कविताओं को हम क्या बोलते हैं? मुक्तक काव्य। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो करुण रस क्या होता है उसकी परिभाषा भी हमको देखना है। वैसे तो करुण यानी क्या होता है? शोक। इसका स्थायी भाव भी होता है शोक, यानी कि बहुत रोना आता है वहाँ पे। करुण यानी कि रोना, रुद्र करना, रोना। तो करुण रस की परिभाषा हमको बताना है और उदाहरण भी हमको दिखाना है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो जब किसी काव्य को या कविता को या रचना यानी कि वही कविता जो लिखी हुई है उसी को हम बोल रहे हैं रचना। तो जब किसी कविता को पढ़कर या फिर सुनकर हमें जिस दुख की या शोक की भावना जो फीलिंग है उसका एक्सपीरियंस होता है, उसकी अनुभूति होती है, तो ऐसी कविता में जो रस होता है उसको हम बोलते हैं करुण रस। ठीक है, तो वापस आपको बता दूं कि जब किसी कविता को पढ़कर या सुनकर हमें जो दुख या शोक की भावना की अनुभूति होती है उसको हम क्या बोलते हैं? करुण रस कहते हैं। अब इसमें होता क्या है? निश्वास हो जाते हैं, मैंने कई बार हमारी सांस रुक जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, छाती पीटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर हमारा कोई अपना करीबी कोई दूर हो जाता है हमसे तो भी हम छाती पीटते हैं, बहुत ज़्यादा रोना आता है, भूमि पर यानी कि ज़मीन पर गिर जाते हैं कई बार। तो इस टाइप से और भी बहुत सारे जो भाव है, जो फीलिंग है वो हमको यहाँ पे सामने देखने को मिलती है। तो हम बोल सकते हैं वहाँ पे क्या है? करुण रस उन कविताओं में इस्तेमाल किया गया है। और ये कब होता है? अतार्थ। अतार्थ यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा हमारे दिल के करीब हो। तो जब कोई बहुत ज़्यादा किसी प्रिय व्यक्ति, कोई प्रिय यानी कि बहुत प्यारा व्यक्ति जिससे हमारा बहुत लगाव था, या कोई ऐसी चीज़ जिससे हम बिछड़ जाते हैं या दूर हो जाती है, या फिर कुछ अनिष्ट, अनिष्ट यानी कि अशुभ या अमंगल जब होने की शंका हो या डाउट हो, या उसके विनाश से या किसी चीज़ के खत्म हो जाने से जो उत्पन्न होता है दुख, या दुख की उस स्थिति जहाँ पर हमें वो चीज़ फिर से पुनः जो है वो नहीं मिल सकती है। ठीक है, जहाँ पर हमको ये फिर से जो चीज़ हमारी गुम हो गई है, जो हमारे हाथ से चले गई है, उसके पुनः यानी कि फिर से मिलने की आशा, उम्मीद जो है वो खत्म हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं करुण रस। यहाँ पे क में बड़ी की मात्रा आएगी। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। तो ये लाइन बताने का रीज़न क्या है? कई लोग क्या बोलते हैं, सर श्रृंगार रस में भी तो ऐसे ही था। श्रृंगार रस में क्या था कि वियोग था, हमने आपको बताया, राइट। तो वियोग श्रृंगार रस में क्या होता है कि वो चीज़ हमसे छूट तो जाती है लेकिन उम्मीद होती है फिर कभी मिल सकती है। पर करुण रस में ऐसा है कि हमने उसको खो दिया है, अब वो वापस चीज़ हमको नहीं मिलने वाली है। तो ऐसी कविता को रचने या पढ़ने पे जो हमें दुख या शोक की भावना होती है, तो उस कविता में जिस रस का इस्तेमाल किया गया हम वो बोलते हैं वो करुण रस है। तो इन समरी यही है कि जब कोई प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु जब हमसे बिछड़ जाती है तो उसकी वजह से जो दुख हमें होता है उस दुख को हम बोलते हैं करुण रस है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट जो बहुत सिंपल होते हैं मैं वही आपको देने की कोशिश करता हूँ हमेशा से। तो जो सबसे फेमस ये लाइन से ये सबको पता होती है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। देखिए अगर पूरे साल भर में आप ये लाइन कभी सुनते हो चाहे नहीं सुनते हो, पर साल में 2 बार जरूर सुनते होंगे। एक 15 अगस्त 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी 26 जनवरी को, इंडिपेंडेंस डे एंड द रिपब्लिक डे। ठीक है, तो इन दिनों पे गाने चलते हैं, तो डेफिनेटली आपको पता होगा। तो ये लाइंस के पीछे जो है वही बताया गया कि यहाँ पे जो देश के वीर नौजवान हैं उनके बलिदान को हम याद कर रहे हैं। मार्मिक यानी कि ऐसी याद है जिससे हमारा दिल जो है वो पिघल जाता है और रोना आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है? करुण रस है। पूरी लाइंस क्या है? अगर 2 लाइन लिखेंगे एग्जाम में तो भी चलेगा, पूरी लाइन लिखेंगे तो भी अच्छा है। लाइन क्या है? ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी। तो ये हो गया एग्जाम्पल। कई लोग को ये एग्जाम्पल याद नहीं होता है तो उसके लिए एक और हमने बफर में एक और एग्जाम्पल दिए हैं। सीता गई तुम भी चले,
मैं भी न जीऊँगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में जाएंगे वानर वहाँ। तो देखिए यहाँ पे जो सुग्रीव जी वो बोल रहे थे राम जी से कि देखिए सीता माता चले गई है, उनका अपहरण हो गया है, अब तुम भी चले जाओगे तो मैं नहीं जीऊँगा यहाँ पर। तो सुग्रीव जी बोलते हैं जहाँ आप जाएंगे, वानर यानी कि हम लोग वानर हैं, सुग्रीव भी वानर ही थे एक, तो वो बोलते हैं राम जी के साथ हम भी आपके साथ ही जाएंगे। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करुण रस है, दुख है, बिकॉज देखिए सीता माता चले गई है, उनका किडनैप यानी कि अपहरण हो चुका है, और उसके बाद अब राम जी भी जाएंगे तो बिछड़ने की हालत दिख रही है, तो करुण रस यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 11 में क्या बोला गया है, दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है। तो जो दोहा छंद है एक तरह का छंद है, तो इसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसको आंसर से। तो यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन है कि दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो आंसर में साफ साफ बताया गया कि दोहा छंद के प्रथम, देखिए कुल कितने चरण होते हैं, कुल 4 चरण होते हैं। अगर यहाँ पे उदाहरण में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि कॉमा से पहले ये जो होता है ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, देन ये तीसरा चरण है, और ये होता है चौथा चरण। ठीक है, 4 चरण होते हैं। तो इसमें जो पहला है और जो ये तीसरा चरण है, ठीक है, एक के नीचे एक है, तो प्रथम यानी कि पहला, तृतीय यानी कि तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है, यानी कि इसमें 13 मात्राएं हैं। ठीक है, पहले वाले में और नीचे वाले में भी पहले वाले में 13 मात्राएं हैं। और बात करते हैं दूसरे और ये चौथे चरण की, तो द्वितीय यानी कि दूसरा और चतुर्थ यानी कि चौथा। तो द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है, 11 मात्राएं होती है। तो इस तरीके से एक लाइन में, ठीक है, एक लाइन में कुल कितनी मात्राएं होती है अगर हम बात करते हैं तो 13 और 11, 13 + 11 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 24। तो कुल 24 मात्राएं होती है। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि दोहे छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। इस तरीके से एक लाइन में कुल 24 मात्राएं होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जाम्पल से हमको दिखाना भी पड़ेगा कि कैसे मात्राएं होती है। तो देखिए मात्राएं 2 तरीके से होती है। एक होती है लघु, लघु के लिए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो ये लघु है और इसका वेटेज कितना होता है, इसका हम 1 काउंट करते हैं। और ये छोटी मात्राएं या बिना मात्राओं के वर्ड्स के लिए हम इस टाइप से लघु रूप यूज़ करते हैं। और दीर्घ रूप की बात करें तो उसके लिए हम इस टाइप से एस सिंबल बनाते हैं। ठीक है, एस नहीं बोलते, इसको दीर्घ पढ़ते हैं। और इसका वेटेज जो होता है वो 2 का होता है, यानी कि 2 नंबर देते हैं। जो भी बड़ी मात्राएं हैं उन सभी में ये 2 का वेटेज है। कैसे होता है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे वैसे तो एग्जांपल में ये नहीं एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज ये टफ एग्जांपल है, और जैसे कि आपको पता है कि मेरी आदत है कि मैं आपके लिए सिंपल चीज़ें ला के देता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे जो लिखा हुआ है पहले मैं बता दूँ कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। अगर देखिए किसी को ये याद है तो बिल्कुल आपके सामने यहाँ पे मात्राएं लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपके लिए जो उदाहरण दिखाऊंगा एक ऐसा दोहा जो आप बिल्कुल पढ़ते भी और आपके माइंड में फिक्स भी हो जाएगा और आपको याद भी रहता है हमेशा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है वो दोहा जो कि आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे या सुने होंगे। तो इसी को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं। क्या है लाइन्स, पहले लाइन पढ़ते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मुन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यशु, जो दायक फल चार। तो देखिए ये जो लाइन है वो हनुमान चालीसा की है, आपको पता होगा। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे देखना है कि कैसे मात्राएं जो है वो 13 और 11 हमको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और गिनते कैसे हैं। देखिए ये जो श्री है इसमें बड़ी की मात्रा है, बड़ी है मतलब ये हो जाएगा गुरु यानी कि 2। फिर ग में छोटा ऊ की मात्रा है और र में छोटा ऊ की मात्रा, दोनों में छोटा ऊ यानी कि लघु मात्रा है, तो दोनों के लिए 1 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर च र और न, इन तीनों में कोई मात्रा ही नहीं है तो ये तीनों ही लघु है, मतलब तो तीनों ये लघु हो जाएंगे 1 1 1। अब देखिए स है, कोई मात्रा नहीं है तो ये जाएगा 1। देन र में ओ की मात्रा, ठीक है, तो ओ की मात्रा बड़ी मात्रा में आती है, गुरु में आती है, इसलिए वेटेज हो जाएगा इसका 2 का। उसके बाद क्या है ज में कोई मात्रा नहीं यानी कि लघु, तो ये हो गया 1। फिर र और ज दोनों में मात्रा नहीं है तो दोनों लघु होंगे, तो 1 1। अब देखिए इसको गिनते हैं, ये पहला चरण हमारा हो गया है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी कि 13 हमको मिल गया, यानी कि बिल्कुल सही है। उसके बाद निज मन मुकुर सुधार, न में छोटा ई की मात्रा है तो ये लघु हो गया, ज में कोई मात्रा नहीं है तो लघु हो गया। ठीक है, मात्रा नहीं है मतलब लघु। म न दोनों में मात्रा नहीं है तो दोनों लघु हो गए। मुकुर, देखिए म में छोटा ऊ की मात्रा लघु, क में छोटा ऊ की मात्रा लघु, र में कोई मात्रा नहीं है तो तीनों लघु हो गए।
स में छोटा ऊ की मात्रा, यानी कि ये हो गया लघु 1। आ की मात्रा हमेशा बड़ी मात्रा होती है, ठीक है, ये गुरु में आता है तो इसको हम देंगे गुरु यानी कि 2 का वेटेज। और र में छोटी ई की मात्रा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 लघु। चलिए इसको भी गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। आ गया 11। इस तरीके से दोहा जब दोहा शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमको ध्यान देना होता है कि कविताओं में 13-11 मात्राएं आ रही कि नहीं आ रही है। इसके बाद देखते हैं वर्णव रघुवर विमल यशु को। तो देखिए यहाँ पे व में कोई मात्रा नहीं है, र में कोई मात्रा नहीं है, न में कोई मात्रा नहीं है और ऊ ये छोटा ऊ है। तो यहाँ पे क्या है, ये सिंपली चारों लघु हो जाएंगे। ये जो चंद्र बिंदु है या अम की बिंदु होती है, इनमें हमेशा इसको हम गिनते नहीं हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए र में मात्रा नहीं है, घ में छोटा ऊ यानी कि लघु हो गया, व में मात्रा नहीं है, र में मात्रा नहीं है, यानी कि चारों क्या हो जाएंगे, लघु हो जाएंगे। उसके बाद देखिए व में छोटी की मात्रा यानी कि लघु, फिर और एक लघु और एक लघु क्योंकि मात्रा नहीं है, 3 लघु हो गए। फिर य में मात्रा नहीं है और श में छोटा ऊ यानी क्या हो गया, लघु, तो ये 2 हो गया। देखिए गिनते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। वापस मिल गया हमको 13, यानी कि बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, ठीक है। इसके बाद जो दायक फल 4, देखिए ये मिसप्रिंट हो गया है तो ये नहीं है, ठीक है। तो देखिए ज में ओ की मात्रा यानी कि ये हो गया दीर्घ, तो ये आ गया, ठीक है, दीर्घ यानी कि 2। फिर द में आ की मात्रा मैंने बताया कि ये दीर्घ में आता है तो 2 आ गया। य और क में कोई मात्रा नहीं है कि 2 लघु हो गए, ठीक है। फ ल में कोई भी मात्रा नहीं है तो 2 लघु हो गए। च में आ की मात्रा तो ये हो गया दीर्घ, ठीक है, और र में छोटी की मात्रा यानी कि लघु हो गया यानी कि 1। चलिए गिनते हैं, 2 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन 11। तो ये बिल्कुल सही है, सही प्रकार का दोहा है एंड बहुत सिंपल है, तो आप इसको याद भी इजीली कर सकते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल यशु जो दायक फल 4। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, यानी कि आपको मानवीकरण अलंकार की परिभाषा बताना है और साथ में उसका आपको उदाहरण भी बताना है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो देखिए नाम में क्लियर है कि मानवीकरण यानी कि मानव के रूप में, मानव यानी कि इंसान। तो किसी भी आप जब वस्तु को या चीज़ को अगर आप इंसान की तरह बताते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मानवीकरण अलंकार। अभी कैसे मैं आपको बताता हूँ, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जब किसी कविता में, ठीक है, किसी काव्य में या कविता में या पोयम में, दोहे या गद्य में, देखिए हो सकता है कोई कविता लिख रहे हो तो भी चलेगा मानवीकरण, दोहा लिख रहे हैं तो भी चलेगा, या कोई गद्य यानी कि आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो आप कोई भी रचना कर रहे हो, चाहे कविता लिखो, चाहे दोहे, चाहे गद्य, उसमें अगर आपने किसी प्रकृति को यानी कि नेचर को या निर्जीव वस्तु यानी कि जिनमें जान नहीं होती है उसको बोलते हैं निर्जीव वस्तु, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो निर्जीव वस्तु है या फिर प्रकृति को आप अगर एक मनुष्य की तरह बिहेवियर करते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं, ठीक है, यानी कि आप उन निर्जीव वस्तु को भी अगर मानव समझ करके, इंसान समझ करके, मनुष्य की तरह उनके साथ बिहेव करते हुए अगर आप दिखा रहे हैं उस कविता में, दोहे या गद्य में, तो उससे हम क्या बोलते हैं, मानवीकरण अलंकार। यानी कि आपने उस निर्जीव वस्तु को मानव की तरह दिखाया, इसलिए उसमें कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार, क्योंकि आपने उस निर्जीव वस्तु को मानव की तरह माननी हो, इसलिए मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अब देखिए कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। पहला है मेघ आए बन ठन के सज सवर के। तो मेघ यानी क्या होता है, मेघ यानी होता है बादल। बादल कैसे आ रहे हैं, बन ठन के। अब बन ठन के कौन आता है, वो आता है मानव, इंसान। सज संवर के, सजना और संवरना बादल का काम है क्या, मेघ का काम है क्या, नहीं, इंसान होते हैं, सजते संवरते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि आपने उस बादलों को इंसान की तरह से बता रहे हो कि बिल्कुल बन ठन के आ रहा है, सज संवर के आ रहा है, आपने मानव मान लिया उसको, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, मानवीकरण। ठीक है, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, आपको कोई एक ही लिखना है। कलियां दरवाजे खोल खोल कर। कलियां क्या होता है, जो प्लांट्स में, पौधों में छोटी छोटी कलियां खिलती है, तो वो कैसे खिल रही है, दरवाजे खोल खोल के। अब देखिए दरवाजा खोलना किसका काम है, एक इंसान, मानव का काम है, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, कलियां दरवाजा खोल रही है, तो ये हो गया मानव समझ रहे हैं आप इस कली को। ठीक है, ये आपने प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं, तो कलियां दरवाजे खोल खोल कर, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। एक और देख लेते हैं, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब फूल कभी हंसता है क्या, नहीं, हंसता कौन है, मानव। तो आपने बोली फूल हंस रहा है,
तो हो गया मानवीकरण अलंकार। कलियां मुस्काई, कलियां भी मुस्कुरा रही है, मुस्कुराने का काम कौन है, कौन करता है, मानव करता है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 12 में बोला गया है यात्रा वृत्त किसे कहते हैं, एक यात्रा वृत्त लेखक का नाम लिखिए। तो यात्रा वृत्त क्या है और एक लेखक जो कि यात्रा वृत्त लिखते हैं, तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। देखिए नाम में क्लियर है, यात्रा यानी कि कोई ट्रेवल कर रहा है, यात्रा कर रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि जो यात्रा वृत्त है वह एक ऐसी विधा है। विधा यानी क्या होता है, जब आप किसी प्रकार का साहित्य यानी कि कोई रचना कर रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं विधा। तो यात्रा वृत्त एक ऐसा विधा है, एक ऐसी साहित्य रचना है, एक ऐसी कविता या आप बोल सकते हैं एक गद्य है, जिसमें क्या हो रहा है, जो लेखक है, जो राइटर है, वो किसी विशेष स्थल यानी कि विशेष जगह, कहीं किसी स्थान की बात हो रही है, तो किसी खास स्थान की यात्रा करके आया है और उस यात्रा का ऐसा सजीव वर्णन करता है, ऐसा खास वर्णन करता है, ऐसा वर्णन करता है कि हमको लगता है, हमको यानी कि जो पाठक होता है, जब वो पाठक उस रचना को, उस विधा को पढ़ता है तो उसे पढ़कर ऐसा अनुभव करने लगता है, ऐसा फील करने लगता है, ऐसा महसूस करने लगता है जैसे जो पाठक है वो उस स्थान के सारे दृश्य वो स्वयं खुद देख रहा है। तो अगर कोई लेखक कहीं घूम के आया है, कहीं की यात्रा करके आया है और उस यात्रा को इस तरीके से वर्णन करता है कि हमें लगता है हम वहाँ खुद स्वयं उस स्थान को घूम कर आए हैं या फिर घूम रहे हैं, उस स्थान को देख रहे हैं, तो ऐसी रचना को, ऐसी विधा को हम क्या बोलते हैं, यात्रा वृत्त। क्लियर है ना। कोई यात्रा करके आ रहा है और उस यात्रा के बारे में वर्णन कर रहा है, तो उस कविता या उस गद्य या उस पद्य या उस विधा को हम क्या बोलते हैं, यात्रा वृत्त। बहुत सिंपल था। अब देखिए यहाँ पे एक लेखक का नाम है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक यात्रा वृत्त लेखक का नाम लिखना है जिन्होंने यात्रा करके आए थे और अपने उस अनुभव को एक विधा के रूप में लिखे थे। तो जो एक फेमस यात्रा वृत्त लेखक है वो है राहुल सांकृत्यायन, ये नाम है उस यात्रा वृत्त लेखक का। एक बहुत ही प्रमुख यानी बहुत ही फेमस यात्रा वृत्त लेखक है, तो ये आपको याद करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है संस्मरण की परिभाषा लिखिए तथा एक प्रसिद्ध संस्मरण लेखक का नाम बताइए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में क्या बोला गया है, संस्मरण, संस्मरण क्या है इसकी परिभाषा बताना है और एक प्रसिद्ध बहुत फेमस जो संस्मरण लेखक है उनका भी आपको यहाँ पे नाम बताना है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो देखिए नाम में क्लियर है, संस्मरण, संस्मरण में वर्ड है स्मरण, स्मरण यानी कि आपकी स्मृति, आपकी याददाश्त, आपके माइंड के हिसाब से बात करें जितना आपको याद है, स्मरण है, याद है। तो पुराने स्मृति, पुरानी याददाश्त के आधार पे अगर आप कोई रचना कर रहे हैं, कुछ विधा लिख रहे हैं, कुछ कविता लिख रहे हैं, कुछ गद्य लिख रहे हैं, कुछ पद्य लिख रहे हैं, तो जो भी रचना कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, संस्मरण। वही यहाँ पे लिखा है कि संस्मरण में क्या होता है, जो लेखक होता है वो अपने अनुभव की वस्तु यानी कि ऐसी वस्तु या ऐसा व्यक्ति, ऐसी घटना जिसको उस लेखक ने खुद अनुभव किया है, खुद एक्सपीरियंस किया है, उसको खुद महसूस किया है, ठीक है। तो किसी वस्तु के बारे में भी हो सकता है, ये किसी व्यक्ति के बारे में हो सकता है या फिर किसी घटना के बारे में हो सकता है। तो जब लेखक किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के अनुभव को कलात्मक विवरण यानी कि अपने कला का इस्तेमाल करते हुए विवरण करता है, एक्सप्लेन करता है, और ये जो एक्सप्लेनेशन है, जो विवरण है, वो अपनी स्मृति के आधार पर यानी कि जितना उनको याद है वो चीज़ें, उस स्मृति के आधार पर जब वो प्रस्तुत करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संस्मरण कहते हैं। क्लियर है। तो ये हो गई परिभाषा। तो इन समरी बता दूं कि जब कोई एक लेखक अपने स्मृति के आधार पे, अपनी याददाश्त के आधार पे किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के अनुभव को कलात्मक तरीके से विवरण करता है तो उसको हम बोलते हैं संस्मरण। अब यहाँ पे एक प्रसिद्ध संस्मरण लेखक का नाम पूछा गया है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी एक ये बहुत ही फेमस प्रसिद्ध संस्मरण लेखक है, क्योंकि इन्होंने अपने स्मृति के आधार पर बहुत सारी रचनाएं रची हैं। तो आपको सिंपली नाम याद करना होगा, राम वृक्ष बेनीपुरी जो है वो प्रसिद्ध संस्मरण लेखक है। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 13 में बोला गया है वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका मन्नू भंडारी को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न ही अपने कानों पे। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसी कौन सी घटना घटी थी, लेखिका थी एक, लेखिका यानी कि राइटर थी एक मन्नू भंडारी, तो मन्नू भंडारी के साथ ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसको सुनने के बाद भी उन्हें उस सुनी हुई बात पे और अपने आंखों से देखी हुई बात पे विश्वास नहीं हो पाया था और अपने कानों पर भी विश्वास नहीं हो पाया कि इन्होंने जो बात सुनी है वो सही है भी कि नहीं। तो क्या था ऐसा, चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो देखिए हुआ क्या था, जो लेखिका थी मन्नू भंडारी, तो जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी, तो एक बार क्या हुआ था, उस लेखिका के जो कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, ठीक है, उन्होंने एक पत्र भेजा, एक लेटर भेजा था, किसको, उनके पिताजी को, यानी कि लेखिका मन्नू भंडारी के पिता को,
उन्होंने एक लेटर लिखे थे और उस लेटर में लिखा था कि कॉलेज आकर के आप बताइए कि उनकी जो बेटी की जो गतिविधियां हैं, जो उनके काम हैं, गतिविधियां यानी कि जो वो काम कर रही, जो एक्शन कर रही है कॉलेज में आकर के, तो उन गतिविधियों के कारण उनके खिलाफ अनुशासनहीनता यानी कि इनडिसिप्लिन की कार्यवाही जो है वो क्यों नहीं की जाए। क्योंकि जो कॉलेज है, उस कॉलेज की जो प्रिंसिपल है वो क्या कर रही थी, वो कार्यवाही करना चाह रही थी लेखिका मनु भंडारी के खिलाफ। क्यों? क्योंकि वो इनडिसिप्लिन में थी। तो उन्होंने एक लेटर लिखे उनके पिताजी को कि देखिए हम इसके ऊपर कार्रवाई करने वाले हैं, तो आप कॉलेज आकर के हमको बताइए कि हम अगर कार्रवाई नहीं करें तो क्यों नहीं करें, क्योंकि उसकी हरकतें वैसी हैं, उसकी गतिविधियां वैसी हैं। तो हुआ क्या था, उसके जो पिताजी थे उस पत्र को पाकर के यानी कि जैसे उनको वो लेटर मिला तो वो बड़े क्रोधित हुए, बहुत गुस्से हुए, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उन्हें। तो वो भन्नाते हुए यानी कि बहुत चीखम चिल्ली करते हुए, बहुत वो भन्ना गए थे, दिमाग खराब हो गया था उनका, ऐसे करते हुए वो कॉलेज गए। ठीक है, कॉलेज जब गए तो प्रिंसिपल ने उन्हें बताया कि जो आपकी ये लड़की है मन्नू भंडारी जी है, वो अपनी ही क्लास के दूसरी छात्राओं को भड़काने का काम कर रही है। ठीक है, भड़काती है, और वो भड़काने के कारण जो छात्राएं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ के उस क्लास के, वो क्लास छोड़ करके क्या करते हैं, क्लास से बाहर आ जाते हैं और फिर नारे लगाते हैं, नारेबाजी करते हैं, जो भी उनका नारा होगा, ठीक है, विरोध करने का, तो नारे लगाती है। तो उसके बाद पिताजी ने जब पूरी बातें सुनी तो पिताजी ने उन्हें कह दिया कि देखिए ये जो है ना, ये देश की ज़रूरत है, जो ये नारे वगैरह लगा रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, देश की ज़रूरत है, क्योंकि ये देश के साथ खड़े हैं और इसे रोकना जो है वो पॉसिबल नहीं, संभव नहीं है। यानी जो मेरी बेटी कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। और उनके पिताजी को यानी कि मन्नू भंडारी जी के पिताजी को इस बात का गर्व था, ये गर्व था उन्हें कि जो उनकी बेटी है, ठीक है, उनकी जो बेटी है वो दूसरी लड़कियों पर अपना प्रभाव डाल सकती है, उन पे उनका असर है। और उस चीज़ के अलावा मन्नू भंडारी में देशभक्ति का भाव है, यानी कि वो देश के लिए इतना ज़्यादा सामने आ रही कि वो चाह रही कि देश में सब चीज़ें सुधारते चले जाएं, और उनमें देशभक्ति इतनी ज़्यादा है कि वो देश के लिए चाह रही कि जो भी सुधार कार्य होने चाहिए वो बिल्कुल होने ही चाहिए। तो उनमें देशभक्ति की भावना भी है, फीलिंग भी है। तो जब लेखिका मन्नू भंडारी को ये बात पता चली कि पिताजी ऐसे कह रहे हैं, तो पिताजी का ये रूप देख करके लेखिका को अपनी आंखों पर और अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पिताजी जो है वो मेरे सपोर्ट में बात करें, मेरा साथ दे रहे हैं। तो ये बातों को देखने और सुनने के बाद उन्हें अपने आंखों पर और अपने कानों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्योंकि जनरली क्या होता है, जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो हमेशा स्कूल वालों को और कॉलेज वालों को सपोर्ट करते हैं, पर यहाँ पे उल्टा हो गया और यही कारण था कि उसे अपने आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके 8वां क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो इसका मतलब है, जो वास्तविक अर्थ की बात करते हैं, रियल मीनिंग में बात करते हैं, जो संस्कृत व्यक्ति है, ठीक है, वो हम किसे बोल सकते हैं, जो संस्कृत व्यक्ति जो ये पहचान दी गई वो हम किसको कह सकते हैं, किसे कहा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इसको आंसर से। तो इसके उत्तर में बोला गया है कि अपने विवेक द्वारा, विवेक यानी कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, तो अपनी बुद्धि के द्वारा जो व्यक्ति किसी नए तथ्य को, नई नई चीज़ों को दिखाता है, दर्शन कराता है या फिर नई खोज करता है। देखिए मैं फिर से समझाता हूँ, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, और वो व्यक्ति नई नई चीज़ें, नए नए तथ्य के दर्शन कराता है, नई नई चीज़ों के बारे में बताता है, नई नई खोजें करता है, डिस्कवरी करता है, नए नए इन्वेंशन करता है, वही व्यक्ति वास्तविक अर्थों में, रियल मीनिंग में संस्कृत व्यक्ति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति है ना, वो किसी न किसी उपयोगी आविष्कार के लिए, उपयोगी यानी कि जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो ऐसे आविष्कार के लिए प्रयत्न करता रहता है, कोशिश करता ही रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम संस्कृत व्यक्ति कह सकते हैं। अब देखिए, जब उसकी संतान होगी तो उसकी संतान जिसे बिना कोई प्रयास के, बिना कोई कोशिश किए ही ये वस्तु मिल जाए, ठीक है, यानी कि उसके माता पिता ने उसको कोई चीज़ बता दी, हमने ये खोज दी है, अब जाके तुम जाके बता दो कि मैंने ये चीज़ डिस्कवर किया हुआ है। तो ऐसे ही बोला गया है कि जब उसकी संतान को बिना कोई प्रयास किए, बिना कोई कोशिश किए हुए ही वो वस्तु मिल जाती है, तो वो सभ्य तो कही जा सकती है, उसको हम बोल सकते हैं सभ्य है, ठीक है, सभ्य है मतलब सही है, जो उसने डिस्कवरी किया है बहुत अच्छी है, तो उसको हम सभ्य तो कह सकते हैं, लेकिन उसको संस्कृत नहीं कह सकते। संस्कृत क्यों नहीं? क्योंकि उस चीज़ को उसने खुद डिस्कवर नहीं किया है, खुद ने खोजा नहीं है। तो यही कारण है कि वास्तविक संस्कृत तो आविष्कार यानी कि उस चीज़ को खोजने वाला ही होता है, ठीक है। तो संस्कृत व्यक्ति वही है जो खुद से कुछ नई चीज़ खोज करता है, नए नए तथ्य को दिखाता है, तो वास्तविक अर्थ में वही संस्कृत व्यक्ति है जो खुद से डिस्कवर कर रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 14 में बोला गया है, लेखक यशपाल को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे
बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो लेखक है, कौन है लेखक? यशपाल जी हैं। तो जो लेखक यशपाल हैं उनको जो नवाब साहब थे वहाँ बैठे हुए, तो नवाब साहब के किन हाव भाव यानी कि कैसे वो रिएक्ट करते हैं, हाव भाव यानी कि अपना रिएक्शन देना, तो जैसे वो रिएक्ट करते हैं तो उनके किन हाव भाव से उन्हें महसूस होता है, पता चल जाता है कि वे उनसे बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी, तनिक भी यानी कि बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है, एक्साइटेड नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ था, ऐसे कौन से हाव भाव की यहाँ पे बात हो रही है? तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो यहाँ बोला गया है जो लेखक हैं यशपाल जी, वो जैसे ही ट्रेन के उस डिब्बे में पहुँचते हैं तो उन्हें एक सफ़ेद पोश यानी कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति दिखाई देते हैं। तो लेखक को जैसे ही वो व्यक्ति देखता है तो लेखक को देखते ही उनकी आंखों में असुविधा यानी कि अनकंफर्ट, अरे बाप रे ये कौन है, कहाँ से आ गया, इस टाइप से बोलते हैं, असुविधा और असंतोष, ठीक है, असुविधा और असंतोष का भाव जो फील है वो दिखाई देता है, यानी कि वो बहुत ही ऐसे लगता है कि यशपाल को देख करके अनकंफर्ट हो गया, उसको ऐसे अजीब सा लगने लगा। तो ऐसे जो भाव होते हैं थोड़े से वो मुंह पे आ जाते हैं, तो वही लेखक यशपाल को दिख गया था। इसके बाद उन्होंने लेखक के प्रति यानी कि लेखक के लिए किसी प्रकार का कोई उत्सुकता यानी कि एक्साइटमेंट नहीं दिखाया। वे चुपचाप बैठे रहे और वे चुप बैठे बैठे अपने खलल पड़ना यानी क्या होता है कि जैसे कि उन्हें कोई दखल अंदाजी हो गई है, किसी ने उनके कुछ काम में रुकावट डाल दी है, उसको हम बोलते हैं खलल पड़ना। तो जैसे कि चुपचाप बैठे बैठे अपने खलल पड़ने के भाव को, फीलिंग को वो प्रकट कर रहे थे, दिखा रहे थे कि जैसे तुम्हारे आने से मेरा कोई काम आधे में रुक गया हो या मुझे परेशानी हो रही हो, तो ऐसे भाव वो दिखा रहे थे। तो ये सब देख करके लेखक को ये महसूस हो जाता है कि जो नवाब साहब है जो कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, वो उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी यानी कि बिल्कुल भी थोड़ा सा भी उत्सुक नहीं है, एक्साइटेड नहीं है। तो कुल मिलाकर के ऐसे कौन से हाव भाव थे? तो असुविधा वाले भाव, असंतोष वाले भाव और खलल पड़ने वाले भाव, ये तीन मेन आंसर इसमें आने चाहिए, ठीक है, कि असुविधा, असंतोष और खलल पड़ने का भाव था, जिसको देख करके लेखक को ये महसूस हो जाता है कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है, एक्साइटेड नहीं है। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके अथवा में बोला गया है एक कहानी यह भी आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए इसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? जो आपका एक चैप्टर है एक कहानी यह भी, ठीक है, चैप्टर का नाम है, जो कि आत्मकथ्य है। आत्मकथ्य यानी कि एक ऐसी रचना जब कोई लेखक अपनी ही आत्मकथा यानी कि खुद की कथा के बारे में लिखता है तो उसको हम बोलते हैं आत्मकथा। तो एक कहानी यह भी एक आत्मकथ्य है यानी कि आत्मकथा है जो कि लेखिका मन्नू भंडारी जी ने लिखी है। तो ये जो एक कहानी यह भी एक आत्मकथ्य है, इसके आधार पर जो एक स्वाधीनता आंदोलन है, स्वाधीनता यानी कि आज़ादी और आंदोलन यानी कि लड़ाई, तो आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, स्वाधीनता आंदोलन, तो उसे एक परिदृश्य यानी कि एक जो सीन है उसका चित्रण करते हुए यानी कि उस सीन के बारे में आपको चित्रण करना है, बताना है। और उस चित्रण में आपको ये बताना है कि जो मन्नू जी है, जो लेखिका मन्नू भंडारी जी है, उनका क्या भूमिका थी, उनकी क्या रोल था, वो भी आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो इन सब में इसका मीनिंग यही है कि जो स्वाधीनता आंदोलन लड़ा जा रहा था उसके बारे में हमको बताना है और उसमें मन्नू भंडारी जी का क्या योगदान था, क्या भूमिका थी, क्या रोल था, ये भी बताना है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो उत्तर में बोला गया है ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये भी एक लड़ाई का नाम है, आंदोलन का नाम है, जहाँ पे अंग्रेजों को बोला जा रहा था कि आप भारत छोड़ के यहाँ से चले जाओ, ठीक है। एक समय अंग्रेजों का कब्जा था भारत में, आपको पता होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो उसमें एक आंदोलन था, एक लड़ाई थी, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये जब आंदोलन खत्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ था, भारत देश के कोने कोने में हर जगह पे, कोने कोने यानी कि हर जगह पे स्वाधीनता यानी कि आज़ादी प्राप्त करने का जो भाव है, जो फीलिंग थी, वो व्याप्त हो गई थी, फैल गई थी। यानी कि हर किसी को आज़ादी चाहिए थी, क्योंकि हर कोई स्वाधीनता प्राप्त करना चाह रहा था, हर किसी को आज़ादी चाहिए थी। तो जो सन 1946 से 1947 यानी कि 1946 से लेकर के 1947 के बात कर रहे हैं, तो वहाँ तक आते आते इस समय तक ये जो फीलिंग थी, आज़ादी वाली जो फीलिंग थी, जो हमको आज़ादी चाहिए, ये और भी ज़्यादा तीव्र हो गई, यानी कि तेज हो गई थी। तो इस वजह से लोग जो है प्रभात फेरियाँ निकाल रहे थे। प्रभात फेरियाँ यानी कि अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, सुबह के 4-5 बजे जो है प्रभात फेरियाँ निकाल रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, ठीक है, जुलूस निकाल रहे थे, हड़तालें कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे और भाषण वगैरह दे रहे थे। और इन भाषणों के जरिए, इन भाषणों के द्वारा जो जन जागरण, जन यानी कि लोगों को जागरण किया जा रहा था, जगाया जा रहा था, जागो,
अभी भी समय दूर नहीं है, अभी भी हमको आज़ादी मिल सकती है। और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता यानी कि अपने राष्ट्र से प्रेम करो, अपने देश से प्यार करो और स्वतंत्रता को यानी कि आज़ादी को जन भावना बनाया जाता कि लोगों को ये फीलिंग दी जाती थी भाई अब अपने देश से प्यार करो और आज़ादी के लिए डिमांड करो। तो इस तरीके से देश का हर युवा, हर नौजवान जो है वो सक्रिय यानी कि बहुत एक्टिवली भागीदारी करके यानी कि पार्टिसिपेट कर रहा था इस लड़ाइयों में। और भागीदारी करके जो देश की गुलामी है, ठीक है, जो देश जो गुलाम बना हुआ था अंग्रेजों का, उसके बंधन से जो है मुक्त कराने में लगा हुआ था। हर नौजवान, हर युवा इसी में लगा हुआ था उस समय। तो जो ये लेखिका मन्नू भंडारी जी हैं वो भी एक युवा थी, वो भी नौजवान थी। तो उनकी नसों में भी यानी कि उनकी जो नसें थी उनमें भी रक्त के स्थान पे यानी कि खून की जगह पे लावा बह रहा था, प्रवाहित हो रहा था यानी कि बह रहा था। लावा क्या होता है? जमीन के अंदर जो पिघली हुई चट्टानें होती है, जब वो ज्वालामुखी के जरिए बाहर निकलती है, जिसको आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, वोल्केनो, ठीक है। तो जो वोल्केनो है, जो ज्वालामुखी फटती है तो लावा बाहर निकलता है गरम गरम। तो ऐसे ही जो लेखिका है उनके जो नसों में जो खून बह रहा है वो भी बहुत गर्म हो गया है। बोलने का मतलब वही है कि उनका खून गर्म हो गया था, बहुत गुस्से में थी वो, क्योंकि उन्हें भी आज़ादी चाहिए थी। इसलिए वे भी क्या कर रही थी, प्रभात फेरियों में पार्टिसिपेट कर रही थी, हड़तालों में हिस्सा ले रही थी, नारेबाजी कर रही थी और जुलूसों में भी बहुत एक्टिवली, सक्रिय यानी कि एक्टिवली वो भाग ले रही थी यानी कि पार्टिसिपेट कर रही थी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जोशीले भाषण, जिससे कि लोग जो हैं एकदम जोश में आ जाए, ऐसे भाषण दे रही थी और जिनका जनता पर, जो लोग थे उन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा था। तो ये थी सीन स्वाधीनता आंदोलन के ऊपर, जहाँ पे मन्नू भंडारी जी का हमने योगदान बताया, भूमिका बताया कि वो भी प्रभात फेरियों में, हड़तालों में नारेबाजी कर रही थी और जुलूसों में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी और जोशीले भाषण भी दे रही थी और उनका असर जनता पर भी बहुत गहरा पड़ रहा था। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 15 में बोला गया है, मन्नू भंडारी अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय निम्नांकित बिंदुओं पर लिखिए, दो रचनाएं और भाषा शैली। तो इसका मतलब है, देखिए हमारे पास जो दो राइटर हैं मन्नू भंडारी जी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी, इनके साहित्य के परिचय हमको बताना है। नीचे कुछ बिंदु दिए गए जैसे कि इनकी दो रचनाएं बताना है और भाषा शैली बताना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मन्नू भंडारी जी की दो रचनाएं और भाषा शैली। तो मन्नू भंडारी जी ने भी बहुत सारी रचनाएं रची है, तो मैं बहुत सारे नाम पढ़ के बताता हूँ आपको, उनमें से कोई भी दो तीन आप याद कर लेंगे, जैसे कि मैं हार चुकी, एक प्लेट सैलाब, यही सच्चाई, त्रिशंकु, आपका बंटी, महाभोज, एक इंच मुस्कान, बिना दीवारों का घर, महाभोज, एक कहानी यह भी, आंखों देखा झूठ, आसमाता और कलावा। तो इनमें से कोई भी आप दो तीन याद कर लेंगे, तीन चार याद कर लेंगे, ताकि एग्जाम में आपको दो तो याद आनी ही चाहिए। चलिए अब बात करते हैं भाषा शैली की। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी भाषा की कि मन्नू भंडारी जी ने कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया है। तो जो मन्नू भंडारी है उन्होंने भी बोलचाल की व्यवहारिक भाषा को ही इस्तेमाल किया और उसी का यूज करके साहित्य में उन्होंने रचनाएं की है। और मन्नू भंडारी जी ने अपने आवश्यकता के अनुसार तत्सम यानी कि संस्कृत वाले शब्दों का, तद्भव यानी कि वहाँ पे लोकल जो भाषा है हिंदी के, उनको इस्तेमाल किया है। देशज यानी कि जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कि वो कहाँ से शब्द आए हैं उनकी जानकारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि खिचड़ी, खिड़की, लोटा, कटोरा, तो इस टाइप के शब्दों का भी उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा विदेशी शब्द यानी कि दूसरी जो भाषा होती है, विदेशी भाषा होती है, उनका भी यानी कि उन शब्दों का भी प्रयोग इनके रचनाओं में देखने को मिलता है। इसके अलावा लोकोक्तियाँ और मुहावरों का भी बहुत ही नेचुरल रूप से, स्वाभाविक रूप से प्रयोग हमको देखने को मिलता है। और मन्नू भंडारी जी की भाषा में संप्रेषण, संप्रेषण यानी क्या होता है, जिसमें कोई संदेश होता है, यानी कि उनकी रचनाओं के पीछे समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ ना कुछ संदेशा होता था, जिसको लोगों को सीखना होता है, समझना होता है। तो ये बहुत ही अद्भुत यानी कि शानदार क्षमता थी मन्नू भंडारी जी के अंदर, और विषय यानी कि टॉपिक के अनुरूप, उसके अनुसार वो अपनी भाषा को भी बदल देते थे। तो ये बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने भाषाओं को इस्तेमाल किया है मन्नू भंडारी जी ने। तो अब बात करते हैं मन्नू भंडारी जी की शैली के लिए। तो इन्होंने 5 अलग अलग तरह की शैलियों को इस्तेमाल किए हैं। चलिए वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले भावात्मक शैली। तो अगेन वही चीज़ है कि इन्होंने अपनी रचनाओं को इस तरीके से या इस शैली को अपनाया है, इस तरीके से लिखे हैं कि जिससे उनकी भाषा एकदम सरल यानी कि बहुत ही ईजी समझने में आ जाती है और अलंकारिक बन जाती है, यानी कि बहुत ही शानदार, ऐसे पढ़ने में मजा आता है। इस तरह से ही लिखते हैं, जिसकी वजह से उस रचना को पढ़ते हुए हमारे अंदर फीलिंग जग जाती है। ऐसा लगता है कि हम उस स्टोरी से, उस रचना में एकदम जुड़ गए हैं। तो उस स्टोरी को पढ़ने से
यानी कि उनकी रचनाओं को पढ़ने में हम एकदम भावात्मक फील करते हैं, यानी कि उस स्टोरी से जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है वर्णनात्मक शैली। तो किसी भी घटना, वस्तु या स्थान के बारे में, व्यक्ति के बारे में उस तरीके से वर्णन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि हम उस घटना, स्थान, वस्तु या व्यक्ति से एकदम जुड़ जाते हैं। तो वर्णन करने के लिए वो वर्णनात्मक शैली का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है संस्मरणात्मक शैली। तो नाम से क्लियर है, संस्मरण यानी कि क्या होता है, पुरानी यादें। ठीक है, तो अतीत यानी कि जो पास्ट है, जो पुरानी याद है, तो पुरानी यादों को जब वो एक्सप्लेन करते हैं, उनके संदर्भ यानी उसके बारे में जब बताते हैं, तो वो संस्मरणात्मक शैली को इस्तेमाल करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से जब भी कोई पुरानी चीजें बतानी होती थी मन्नू भंडारी जी को, तो वो संस्मरणात्मक शैली का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट है संवाद शैली। तो मन्नू भंडारी जी जब वो उपन्यास और कहानियां लिखते थे, तो इस संवाद शैली की वजह से, जिसमें दो लोग आपस में बात करते हैं, दो से ज्यादा लोग आपस में बात करते हैं, संवाद करते हैं, बातचीत होती है, तो संवाद शैली को इस्तेमाल करने से ऐसा लगता है जैसे वहां पे सजीवता आ गई, यानी कि ऐसा लगता है हमारे सामने सभी स्टोरी के रूप में चल रहा है, तो हमको एकदम लगता है कि हमारे सामने सब हो रहा है। तो संवाद शैली का इस्तेमाल करते हैं मन्नू भंडारी जी। इसके अलावा व्यंग्यात्मक शैली। व्यंग्य यानी क्या होता है, हंसी मजाक, राइट। तो मन्नू जी ने अपनी रचनाओं में बहुत ही स्वाभाविक विषमताओं, यानी कि जो ऊंच नीच है, भेदभाव है, रूढ़ियां हैं, प्रथाएं हैं, और जो नारी का शोषण किया जा रहा है, जो औरतों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, उसके ऊपर तीखे व्यंग्य किए हैं, यानी कि हंसी मजाक में बहुत ही समाज को एक गहरा मैसेज दिए हैं, सूचना दिए हैं। तो हंसी मजाक के रूप में भी लोगों को ये बहुत ही शानदार तरीके से व्यंग्यात्मक शैली का इस्तेमाल करके जो मैसेज है वो देते थे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो ये हमने बात कर ली मन्नू भंडारी जी की। अब बात करते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। तो चलिए देखते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी की दो रचनाएं और भाषा शैली। तो देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाएं बहुत सारी हैं, तो यहाँ पे दो बोली गई है, मैं बहुत सारी बता देता हूँ, आपको भी 3-4 याद कर लेंगे बैकअप के साथ। तो जो फेमस रचनाएं हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी की वो हैं पतितों के देश में, माटी की मूर्तें, लाल तारा, गेहूं बनाम गुलाब, मशाल, वंदे वाणी विनायकों, चिता के फूल, कहानी संग्रह, महाराजा प्रताप सिंह, कार्ल मार्क्स, जयप्रकाश नारायण। तो ये थी इनकी कुछ फेमस रचनाएं, आप सिंपली इनको याद कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है भाषा शैली। ठीक है, तो पहले बात करते हैं सबसे पहले भाषा की। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की जो भाषा है वो व्यवहारिक है, यानी कि व्यवहार में जो भी चल रही है, जो नेचुरली जो बोलचाल की भाषा है वही हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा इनकी भाषा जो है बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, सुबोध यानी कि बहुत ईजिली समझ में आ जाती है, और इनमें सजीवता यानी कि ऐसे लिखते हैं जैसे कि हमको लगता है हमारे सामने सब चीज़ें हो रही है, तो सजीवता पाई जाती है। इसके अलावा इनके रचनाओं में मुहावरों और कहावतों से भाषा में सुंदरता आ जाती है, और हमने कई बार देखे भी हैं कि इनकी जो रचनाएं होती हैं उनमें वो बहुत ज़्यादा मुहावरे और कहावतों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि इनकी जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा सुंदर बन जाती है। ठीक है, तो ये हो गया भाषा के बारे में। अब बात करते हैं शैली के बारे में। तो जो इनकी शैली है उसके विविध रूप यानी कि अलग अलग हमको रूप देखने को मिलते हैं इनकी रचनाओं में। कौन कौन सी ये शैली इस्तेमाल करते हैं, चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहली है वर्णनात्मक शैली। नाम से क्लियर है, वर्णन किया जा रहा है बहुत शानदार तरीके से। तो जब रामवृक्ष बेनीपुरी जी किसी भी वस्तु के बारे में या किसी घटना के बारे में वर्णन करते हैं, तो उस वर्णन करते समय जिस शैली का वो प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो शैली है वर्णनात्मक शैली। और इस शैली की जो भाषा है वो बहुत ही सरल और सुबोध यानी कि बहुत ईजिली हमको समझ में आ जाती है, इस टाइप की ये भाषा होती है। सेकेंड है भावात्मक शैली। भावात्मक यानी कि भाव, फीलिंग। तो ये जो भावात्मक शैली है ये इनकी प्रधान यानी कि मेन शैली है, जिसका उपयोग ये बहुत ज़्यादा करते हैं। और इनके रचनाओं में जो ये भाव है हमको देखने को मिलती है, तो इसमें भावों की प्रबलता और मार्मिकता होती है, यानी कि वो उन भावों को, उन फीलिंग्स को ऐसे बताते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, प्रबल हो जाती है, और हमारे दिल को छू लेने वाली होती है, यानी कि मार्मिकता होती है। वो इस तरीके से लिखते हैं अपने फीलिंग को कि हमारे दिल को एकदम छू जाती है, मार्मिक उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भावात्मक शैली। तीसरा है प्रतीकात्मक शैली। नाम से क्लियर है, प्रतीक, प्रतीक यानी कि सिम्बॉल्स, यानी कि दूसरे चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, दूसरों के जरिए बहुत आसानी से कई चीज़ें बोल देते हैं, वही यहाँ बोला गया है। जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी है वो अपनी बात को सीधे सीधे नहीं कहते हैं कभी भी। ठीक है, वो किसी प्रतीकों के माध्यम से, यानी किसी चिन्हों के जरिए या किसी दूसरी बातों के जरिए से कहते हैं। एंड यही कारण है कि इनके निबंधों में इस शैली का सबसे अधिक यानी कि सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। क्लियर है। इसके बाद जो लास्ट शैली है वो है आलोचनात्मक शैली। नाम से क्लियर है, आलोचना। आलोचना ने क्या होता है, बुराई करना। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जो हैं वो जब भी समीक्षा करते हैं, ठीक है, समीक्षा यानी कि किसी की बुराई करना होता है, तो उस समीक्षा के समय आलोचनात्मक शैली का प्रयोग करते हैं, जिससे कि
4 चांद लग जाते हैं उनकी रचना में। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये थी रचनाएं और भाषा शैली रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 16 में बोला गया है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पे 3 हमारे पास मुहावरे दिए हैं, इनका हमको अर्थ भी लिखना है और उसको वाक्य में कि सेंटेंस में लिख के दिखाना है, प्रयोग करके दिखाना है। पहला है अंधे की लाठी, दूसरा है पहाड़ टूट जाना, तीसरा है दांत खट्टे करना। चलिए तीनों को 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अंधे की लाठी का अर्थ क्या होता है। इस मुहावरे का अर्थ होता है एकमात्र सहारा, यानी कि वही एक ही सहारा है, उसके बिना हमारे पास और कोई सहारा सपोर्ट नहीं है। तो वाक्य में प्रयोग करते हैं। जो श्रवण कुमार थे, ठीक है, जिनके माता पिता अंधे थे, आपको पता होगा, तो इसलिए जो श्रवण कुमार है वो अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी थे। अंधे की लाठी यानी कि एकमात्र सहारा थे, बिकॉज उनके माता पिता को कुछ दिखता नहीं था, तो सिर्फ जो सहारा था उनका वो कौन थे, श्रवण कुमार जी थे। क्लियर है, समझ में आ गया। तो देखिए ये जो अंधे की लाठी है ना, ये आपने यूज़ किए, अगर आप चाहें तो एग्जाम में इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड क्या है, पहाड़ टूट पड़ना, यानी कि कोई गंभीर बहुत सीरियस संकट आना, परेशानी आना। तो वाक्य में प्रयोग करते हैं पति की मृत्यु होते ही रजनी पर पहाड़ टूट पड़ा। तो जो पति है किसका, रजनी का, तो जैसे ही रजनी का पति मर जाता है तो उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है। ठीक है, पहाड़ टूट पड़ता है कि सारी संकट, सारी परेशानियां, सारी समस्याएं उसके पास आ जाती है उसके पति के मरते ही। क्लियर। थर्ड में क्या बोला गया है, दांत खट्टे करना, यानी किसी को हराना। ठीक है, तो वाक्य में प्रयोग करते हैं कारगिल में। तो कारगिल में एक लड़ाई लड़ी जा रही थी, युद्ध हो रहा था। तो जो कारगिल है वहाँ पे जो भारतीय सैनिक है, जो इंडियन आर्मी है, ठीक है, इंडिया के जो सैनिक थे, जो नौजवान थे, उन्होंने पाकिस्तान की सेना को, ठीक है, पाकिस्तानी सैनिकों को, वहाँ के सेना को उनके दांत खट्टे कर दिए थे। यानी कि भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए थे, यानी कि भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को हरा दिया था, बिकॉज हराना इसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को हरा दिया था, उनके दांत खट्टे कर दिए थे। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है निम्नलिखित शब्दों का 2-2 अलग अलग अर्थों में वाक्य प्रयोग करना है। एक है कुल और एक है तीर। तो यानी ये जो शब्द दिए है ना, कुल और तीर, इन शब्दों का 2 अलग अलग अर्थों के हिसाब से, यानी कि देखिए आप जब कुल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक कुल का कुछ और मतलब होना चाहिए एक सेंटेंस में, और दूसरे सेंटेंस में उस कुल का अर्थ कुछ और होना चाहिए। वही लिखा है, अलग अलग अर्थ होना चाहिए, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थों के हिसाब से आपको वाक्य में इसका प्रयोग करना है। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं कुल और तीर का अलग अलग शब्दों के हिसाब से, अर्थों के हिसाब से प्रयोग। तो सबसे पहले कुल का प्रयोग देखते हैं। तो पहला वाक्य बना रहे हैं इसका हम, आज कुल कितने बच्चे आए हैं। तो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए पहली बात। तो यहाँ पे जो कुल है, कुल का मतलब क्या है, टोटल। क्या है इसका मतलब, टोटल, कि आज टोटल कितने बच्चे आए हैं। ठीक है, तो कुल यानी हो गया टोटल। इसके बाद देखिए सेकंड वाक्य, राम का कुल संसार में प्रसिद्ध है। तो राम भगवान जो है उनका जो कुल यानी कि उनका जो परिवार है, उनका जो खानदान है, कुल यानी क्या हो गया, खानदान। ठीक है, जो पूरा खानदान है, जो पूरा उसका परिवार है, जो फैमिली है, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, ये द है, तो यहाँ पे कुल का मतलब क्या हो गया, खानदान। ठीक है, तो राम का खानदान यानी कि राम का जो कुल है वो पूरे संसार में प्रसिद्ध है, फेमस है। तो 2 अलग अलग अर्थों के हिसाब से हमने इसको वाक्य में प्रयोग किए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, तीर। तीर यानी पहला होता है किनारा। तो वही बोला गया है ताजमहल यमुना के तीर पर स्थित है, यानी कि यहाँ तीर का मतलब क्या है, किनारा। तो ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, यमुना नदी के किनारे पर है स्थित, यानी कि वहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो पहला अर्थ हो गया तीर यानी किनारा। दूसरा, भरत जी के तीर से हनुमान घायल हो गए। जो राम भगवान के जो भाई थे भरत, तो भरत जी के तीर से, तीर यानी कि जो तीर कमान होता है, धनुष बाण, ठीक है, बाण वाला हो गया तीर। तो भरत जी के तीर से जो हनुमान जी हैं वो क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे तीर हो गया, एक शस्त्र हो गया। तो पहले बार में किनारा और दूसरे बार में शस्त्र। तो 2 अलग अलग अर्थों के हिसाब से हमने इसको वाक्य में प्रयोग कर लिए। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 17 में बोला गया है माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो इस क्वेश्चन का मतलब है, एक चैप्टर है माता का अंचल, आपके सिलेबस में ही है माता का अंचल। तो इस चैप्टर का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, पाठ का जो नाम है, ये उपयुक्त है, सही है, ये बताइए कि क्यों सही है। और उसके अलावा अगर आप कोई अन्य शीर्षक यानी कि कोई दूसरा नाम इस चैप्टर का रखना चाहते तो वो भी बताइए। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो उत्तर में बताया गया है
ये जो पाठ है माता का अंचल, इसका जो शीर्षक है माता का अंचल वो बिल्कुल उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अच्छा जो शीर्षक होता है, जो अच्छा एक चैप्टर का नाम होता है, उसमें जो सभी विशेषताएं खासियतें होनी चाहिए वो इसमें उपस्थित है। यानी कि जो पाठ है माता का अंचल ये एक अच्छा शीर्षक है क्योंकि इसमें वो सभी विशेषताएं हैं जो उसमें होनी चाहिए। क्या क्या विशेषताएं होती है? जैसे कि शीर्षक जो है छोटा होना चाहिए, तो माता का अंचल बिल्कुल छोटा सा वर्ड है। विषय का संकेत देता हो, जो टॉपिक है उसके बारे में संकेत देना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए, तो बिल्कुल ये चैप्टर उसी को ही बताता है। इसके अलावा आकर्षक यानी कि अट्रैक्टिव होना चाहिए, हाँ ये अट्रैक्टिव भी है। और कौतूहल जगाता है, कौतूहल यानी कि उसमें जानने की जिज्ञासा, कोई चीज़ के बारे में हमको जानना चाहिए या जानने की इच्छा होती है, बहुत जल्दी हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसको बोलते हैं कौतूहल। तो बिल्कुल इस चैप्टर का हेडिंग पढ़ने के बाद हमको इच्छा हो रही थी जानने की कि इस चैप्टर में क्या हो रहा है, ऐसा क्या है माता का अंचल, तो कौतूहल भी ये जगाता है, बिल्कुल सही है। तो यही रीज़न है, यही कारण है कि इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो शीर्षक है बिल्कुल उपयुक्त है, बिल्कुल सही शीर्षक है। अब लेकिन हमको यहाँ पे अन्य शीर्षक दूसरा नाम भी बताना है। तो यदि इसका अन्य शीर्षक देना ही है तो माँ की ममता, ठीक है, माँ की ममता दिया जाना चाहिए, ऐसा हमें लगता है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्योंकि माँ के ऊपर चैप्टर था तो माँ के ऊपर ही कोई ना कोई शीर्षक यानी कि टाइटल होना चाहिए। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। यानी कि इसका मतलब है जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो किस तरीके से जल को संचय करती है। जल को संचय करना मतलब जल को जमा करना, संचय करना यानी कि जमा करना। तो जो नेचर है, जो प्रकृति, वो कैसे जल का संचय करती है यानी कि जमा करने की जो व्यवस्था करती है वो किस प्रकार करती है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से कि कैसे जो प्रकृति वो जल को जमा करती है और कैसे इसकी व्यवस्था करती है। तो उत्तर में बोला गया है जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो मानव के लिए वरदान है। सही बात है, वो मानव यानी इंसान के लिए जो है वो वरदान का काम करती है। क्यों? क्योंकि वो जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो अनूठे ढंग से यानी कि बहुत ही अजीब ढंग से मानव के लिए, उसके लिए मतलब कि मानव के लिए, इंसान के लिए विविध यानी कि अलग अलग बहुत सारी व्यवस्थाएं करती है, बहुत सारे अरेंजमेंट्स करती है। किसके लिए? मानव के लिए करती है। कौन करती है? प्रकृति करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, जो जल संचय का काम है, जल जमा करने का जो काम है प्रकृति का, वो अनुपम तरीका है यानी कि बहुत ही शानदार तरीका है। कैसा तरीका है? जब सर्दी होती है यानी कि जब ठंडी होती है तो ठंड में जो बर्फ गिरती है, वो बर्फ जो है वो इन हिमखंडों में, हिमखंड यानी कि जो बर्फ के जो पहाड़ होते हैं, ठीक है, उसको बोला गया हिमखंड। तो उस बर्फ के पहाड़ बनना शुरू हो जाता है। वही लिखा है सर्दी में जो बर्फ है वो बर्फ के पहाड़ों के रूप में, ठीक है, जल का संचय कर लेती है, जल को जमा कर लेती है। और जब गर्मी आती है तो गर्मी के समय क्या करते हैं, हर प्यासे जन जन के लिए, प्यासे यानी कि जिनको प्यास लगती है, जन जन यानी कि लोगों के लिए, तो हर प्यासे जन के लिए ये जो बर्फ शिलाएं हैं, जो बर्फ के शिलाएं मतलब पहाड़ हैं, जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ये पिघल जाती है और पिघल करके जल धारा बन जाती है, पानी बन जाती है। और इस पानी को पी करके उन लोगों की जो प्यास है वो दूर हो जाती है यानी कि प्यास मिट जाती है। तो इस तरीके से जो जल संचय यानी कि जल जमा करना और जल वितरण करना यानी कि जल बांटना, ये प्रकृति का बहुत ही अद्भुत तरीका है, बहुत ही शानदार तरीका है, जिसको हम देख करके शॉक्ड हो जाते हैं, इसलिए ये अद्भुत है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि उनके भी मार्क्स एग्जाम में बहुत अच्छे आ सके और उन्हें भी ये सब चीज़ें क्लियर हो सके। आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।